स्टार्ट करते हैं हमारा 8 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस 2023। हम लोग रिवीजन करेंगे कल वाले टॉपिक्स का, यानी कि 7 फरवरी का। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। देन मेजर हाइलाइट्स भी देखेंगे, एडिटोरियल्स करेंगे, ऑलमोस्ट 5 के आसपास एडिटोरियल्स कवर करेंगे आज। तो एडिटोरियल में ऐसा है ना, 2-3 कल के हैं, 2-3 आज के हैं, फिर आज वाले जो 2-3 होंगे वो मैं कल कवर कर दूंगा। तो ऐसा मिक्स सा चलेगा, लाइक जैसे कि आज के एडिटोरियल मान लो अगर 4 एडिटोरियल आज के हैं तो आज वाले 2 आज कवर हो जाएंगी, 2 कल कवर हो जाएंगी। तो मैं इस तरीके से थोड़ा किया करूँगा। एथिक्स में हम लोग फिर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो अपना कंटिन्यू करेंगे। 7 फेब के टॉपिक्स का रिवीजन में हम लोगों ने कल बात की थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था उस पर काम करे। उनका ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो अपने आप खुद करेंगे, हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो ये माइंड मैप मैंने प्रेजेंट कर दिया था आप लोगों को पीडीएफ में कि क्यों ज़रूरत है हमको साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कंसर्न क्या हो सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में, जिसमें रिसेंटली जो मोशन ऑफ थैंक्स हुआ था प्रेसिडेंट का, उसको लेकर के बात की गई थी। आर्टिकल 87 के अंडर आता है ये। एंड कुछ केसेस के अंदर अगर ये पास नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट की डिफीट कंसिडर की जाती है। फिर चाइना ने जो यूएस ने उनका बैलून था उसको शूट डाउन किया था, इसके ऊपर आज एक एडिटोरियल है, वो भी कवर करेंगे हम लोग। तो उसमें थोड़ी डिटेल में जाएंगे कि इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न क्या हो सकते हैं। टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसमें इंडिया ने आज थोड़ा और भी अपडेट देखेंगे। इसमें अपडेट जब तक आता रहेगा कुछ ना कुछ कवर करते रहेंगे हम लोग। देन इंडिया और कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पे काम करेंगे। कनाडा ने कहा था कि किस तरीके से चाइना जो है वो मैनिपुलेट करता है, उनके कुछ कोवर्सिव फोर्सफुल चैलेंजेस होते हैं, और उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। और इंडिया ने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा एक इंडिया एनर्जी वीक हुआ था, फर्स्ट टाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी इवेंट हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसमें हम लोगों ने 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड हम लोग 11% तक पहुंच जाएंगे ग्लोबल डिमांड के, और राइट नाउ हमारी 5% तक की ग्लोबल डिमांड एनर्जी की। देन नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंड्स ऑन INS विक्रांत। INS विक्रांत हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये पहला एयरप्लेन हो गया जिसने इसमें टच डाउन किया था। व्हाट्सएप के थ्रू रेलवेज़ के अंदर आप अपना खाना बुक कर सकते हो। मैंने बताया था कि इस तरह के जो टॉपिक न्यूज़ में आते हैं ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसका मीन्स में एग्जाम्पल के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कमीशन था उसके अंदर जो स्ट्रेंथ अप्रूव की गई थी, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। तो एज ऑफ 31 जनवरी 2023 वहाँ पर 124 पोस्ट थी, लेकिन सिर्फ 54 फिल्ड की गई थी, 70 के आसपास वैकेंट थी। उसमें अलावा 2004 से उसमें कोई SP का, एक लॉ ऑफिसर का और एक अकाउंट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं किया गया था। असम के अंदर 17% के आसपास जो प्रेगनेंसीज के केसेस देखने को मिले थे ना पिछले 1 साल में, उसमें 17% जो थे वो टीनेज के थे, यानी कि तकरीबन 1 लाख जो प्रेग्नेंट वीमेन थी ना लास्ट 2 ईयर्स में, वो टीनेजर्स के केस में थे। देन कुछ कंपनी 1.27 के आसपास ऐसी कंपनीज थी जिनके रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट ने स्टक ऑफ कर दिया था, बिकॉज उनके अंदर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग सबमिट नहीं कर पा रहे थे। तो केरला में बात की जा रही थी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना उनके और ह्यूमन बींग्स के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको हैंडल करने के लिए कैन दे स्टार्ट कलिंग दी एनिमल्स। तो उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि क्या हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। देन हम लोगों ने बात की थी राजस्थान का जो ओपन प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट था, इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस गए थे, एंड ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर 1950 से चलता आ रहा है। वो लोग फ्री होते हैं, इधर उधर कैंप में मूव कर सकते हैं, डे टाइम में अपने फैमिलीज वगैरह से मिल सकते हैं, गेस्ट से मिल सकते हैं। एंड उसमें से 1/3 जो लोग होते हैं ना जिन्होंने अपना 1/3 अपना टाइम पीरियड निकाल चुके होते हैं पनिशमेंट का, वो एलिजिबल होते हैं। उनका एक गुड कंडक्ट होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। देन हिमाचल प्रदेश को दे आर ट्राइंग टू मेक इट द ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द ईयर 2025, इसके लिए वर्ल्ड बैंक से बात की जा रही है। फिर हम लोगों ने बात की थी जम्मू विलेज डिफेंस गवर्नेंस को लेकर के। 1990s में ना विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनाई गई थी जम्मू के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि फोर्सेज जो होती है ना हमारी आर्मी वगैरह, वो उनको जाके ट्रेन करती हैं। विलेज के अंदर कुछ डिफेंस कम्युनिटीज़ होती हैं, गांव वाले लोगों को हथियार भी दिए जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे अगर आप वहाँ पर मिलिटेंट वगैरह होंगे तो आप उनसे कैसे डील करोगे। तो ये ऐसे दूर दराज के जो इलाके होते हैं ना उनको किया जाता है। तो डांगरी का एक एरिया है, लास्ट ईयर उसमें एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से गवर्नमेंट को लगा कि इनको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कभी कभी अपने आप को ज़्यादा अथॉरिटेटिव मानना स्टार्ट कर देते हैं, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी करते हैं। बट जब कैलकुलेट किया गया ना तो इनके जो पॉजिटिव्स होते हैं वो नेगेटिव से ज़्यादा है, इसलिए एक डिसीजन लिया गया कि इनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। पॉइंट ये था कि अगर उसमें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पे काम किया जाए ना, लोगों की पार्टिसिपेशन पे इनकी ट्रेनिंग की जाए, इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी होंगे जो इनको कंट्रोल करेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
इंडिया जो है एडोलसेंट है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट था वो कैसे इवॉल्व होते आ रहा था, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, हम लोग उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। एंड कुछ हम लोगों ने थिंकर्स के नाम की बात की थी, वोल्टेयर थे, रूसो थे, और एक ही मेजॉरिटी ऑफ की भी डेफिनेशन की हम लोगों ने बात की थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर 1947 तक हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की नहीं की जाती, 1950s के बाद की जाती थी। तो ये हम लोगों ने एडिटोरियल कवर किया था बहुत अच्छा। देन वॉइस डीप फिक्स के बारे में बात की थी, कैसे जनरेट होते हैं, कैसे इनका मिसयूज हो सकता है, आवाज़ को आपकी को डुप्लीकेट मतलब रेप्लिकेट कर दिया जाता है और ऐसा लगता है कि द सेम पर्सन इज स्पीकिंग। तो हम लोगों ने 2-3 सिचुएशंस भी पढ़ी थी, केस स्टडीज़ भी थी, कहाँ पर बड़े बड़े केसेस में बड़ा बड़ा अमाउंट जो था जस्ट बाय फ़ोन कॉल, ऐसा लगा था कि ऑनर जो था उसने कॉल किया था लेकिन किसी और की नकली आवाज़ थी। कुछ मेथड्स की हम लोगों ने बात की थी कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस कॉल सेंटर्स। इसमें कुछ कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है, उसके मदद से हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये क्विकली थोड़ा सा रिवीजन कर लिया हम लोगों ने कल। 8 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। एक होता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये आपके GS3 का टॉपिक है। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इस पिक्चर से आपको जो भी कुछ समझ में आ रहा होगा ना, बस एक बार पिक्चर को देखो, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, नीचे घास भी है, एक पर्सन है वो कुछ तरह के सैपलिंग्स लेके आ रहा है, एक पर्सन है सैपलिंग्स लगा रहा है, यहाँ पर जानवर भी हैं, वो भी अपना चारा वगैरह जहाँ पर चल रहे हैं। रीजनरेटिव कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करो, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये फार्मिंग प्रिंसिपल्स का एक सिस्टम ही होता है जहाँ पर वो रिहेबिलिटेट करते हैं और एनहेंस करते हैं पूरे इकोसिस्टम को फार्म की। कैसे? उसमें वो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, वाटर मैनेजमेंट पे काम करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। बेसिकली फार्मिंग का ही मेथड होता है जिसमें उसके रिसोर्सेज को, उनका यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया जाता है रादर देन डिस्ट्रॉइंग और डिप्लीटिंग देम। फ़ायदे क्या होते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की? सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना सॉइल की, वो और उसका ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है। इसके कारण सॉइल की ज़्यादा रेजिलियंट बन जाती है, क्लाइमेट में होने वाले बदलावों को भी बहुत अच्छे से वो हैंडल कर पाती है, जैसे फ्लड वगैरह आ गया, ड्राउट आ गया। हेल्दी सॉइल के कारण जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप वगैरह का वो भी अच्छा होता है, और जो क्रॉप होती है न्यूट्रिएंट रिच, यानी कि उसमें पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। इरोजन जो होता है और पानी के द्वारा जो रन ऑफ होता है उसको भी कम करने की कोशिश की जाती है, एंड इसके कारण से फार्म में और उसके आसपास के एरियाज़ में वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है ना, हम लोग क्लाइमेट के क्राइसिस को भी हैंडल कर सकते हैं, एंड एटमॉस्फेयर से कार्बन को भी पुल करने में मदद करता है, क्योंकि जब कोई भी प्लांट होगा वो कार्बन को यूज़ करेगा ना, और उसको फिर ग्राउंड में सीक्वेस्टर करना स्टार्ट करता है। तो देखो, अब ये टॉपिक आपको मैंने क्यों न्यूज़ में डाला ना, यहाँ पर डाला आप लोगों के लिए, जब भी क्लाइमेट चेंज का कोई वो आएगा ना टॉपिक, आपका एग्जाम में आता ही रहता है हर साल एनवायरनमेंट का, वहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। उसने कहा ना क्लाइमेट क्राइसिस से फाइट करने में मदद करेगा, तो ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का आप कीवर्ड डाल दो वे फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है ना, हाउ टू हैंडल थिंग्स में, इनोवेटिव आइडियाज़ में। येस, वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो इवन एग्रीकल्चर का कोई इशू का टॉपिक आता है वहाँ पर भी आप ये डाल सकते हो। तो ये देखो छोटा छोटा कीवर्ड है एक तरीके से आपका। देन आज 3 तरह के टॉपिक है फार्मिंग और एग्रीकल्चर के, तो इन देख लेते हैं। एक होता है अर्बन फार्मिंग, ये भी आपका GS3 का ही है। अभी आपको दिख रहा होगा ये कोई टेरेस होगा, ये कोई घर का ये आंगन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ एक दीवार है, यहाँ किसी का घर है, यहाँ बिल्डिंग्स है। घर के आंगन के अंदर ही अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये लोग इसके अंदर कुछ फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने क्यों न्यूज़ में लिया, क्योंकि ना इससे मिलते जुलते सवाल पहले आए थे। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और अभी रिसेंटली 2022 के अंदर आया था, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? जिस व्यक्ति ने 2019 का पेपर सॉल्व किया होता, उसने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को सॉल्व किया होता, वो 2022 का पेपर क्या सॉल्व नहीं कर पाता ये वाला क्वेश्चन खास करके। तो मेंस में ना ऐसा रिपीटेशन बहुत होता है, प्रीलिम्स के अंदर इतना रिपीटेशन नहीं होता। ध्यान रखना, प्रीलिम्स का जो पेपर है ना वो प्रेडिक्टिव नहीं है, मेंस का पेपर बहुत हद तक प्रेडिक्टिव होता है। अगर आप सिर्फ 10 साल के पेपर को क्वेश्चंस को भी ना आप GS ऐसे निकालो, फॉर एग्जांपल GS2 का पेपर उठाओ, ठीक है। GS1 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, GS2 और 3 कंपैरेटिवली GS2 लेंथी होता है, ठीक है। GS2 से स्टार्ट करो और GS3 का कर दो, अभी प्रीलिम से पहले कर सकते हो। एक एक्सेल शीट लो, सिलेबस के सारे कीवर्ड्स लिखो, एक एक कीवर्ड को अलग अलग लिखो, फिर GS2 का पेपर उठाओ, 2022 का लो, ठीक है, 2021 का लो, फिर 2020 का लो। इसमें क्वेश्चन पढ़ो 2020 का, वो क्वेश्चन को रीड करो, फिर इसमें जहाँ पर कीवर्ड से मैच कर रहा है उसके सामने एक्सेल शीट में पेस्ट कर दो। ऐसे 2022 के सारे पेपर, सारे जो क्वेश्चन थे ना सिलेबस के कीवर्ड के आगे मैच कर दो। सेम चीज़ 2021 का आगे लिखते हुए चलो। क्वेश्चन लो, वेबसाइट से क्वेश्चन को पढ़ो और चेक करो कि आपके सिलेबस में वो कहाँ पर मैच कर रहे हैं। अब 10 साल के पेपर का ऐसे आप कर लो एनालिसिस, उसके बाद आपको दिखाई देंगे कि कितने सारे थीम्स रिपीट हो रही है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है मेंस के अंदर, तो हद से ज़्यादा। इसलिए मेंस में अगर आपके पास 10 साल के पेपर आपने खुद सॉल्व करके रखे हुए हैं ना, देयर इज एक्सट्रीमली हाई चांस, लाइक 99.9% आपका मेंस क्लियर हो जाएगा।
तो ये टॉपिक हम लोगों ने क्यों लिया अर्बन फार्मिंग का? रिसेंटली एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक ड्राफ्ट बनाया था, सिटीजन्स पॉलिसी फॉर द अर्बन एग्रीकल्चर इन दिल्ली। तो उन्होंने रिकमेंड किया था अर्बन फार्मिंग को। ड्राफ्ट की रिकमेंडेशन आई थी कि कुछ एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमको रेजिडेंशियल और कम्युनिटी फार्मिंग बनाना पड़ेगा। रूफटॉप पे काम कर सकते हैं, किचन गार्डन्स बना सकते हैं, जो वेकेंट लैंड होगा ना उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट भी डेवलप कर सकते हैं, एनिमल्स को रेयरिंग के लिए पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं और लोगों को अवेयर किया जा सकता है। अब इस फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा ना, अर्बन फार्मिंग, शहर के अंदर फार्मिंग कैसे की जा सकती है। अर्बन फार्मिंग क्या होती है? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइव स्टॉक, प्रोड्यूसिंग अदर फॉर्म्स ऑफ फूड विद इन अर्बन एरियाज। शहर के भीतर ही करना होता है ये सब कुछ हमें। डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स, जैसे कि इंक्रीज एक्सेस फ्रेश और हेल्दी फूड मिल जाएगा, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी पे काम होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसमें चैलेंजेस भी होते हैं जिसके कारण इसको लोग वाइड लेवल पर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। चैलेंजेस क्या होते हैं? एक तो लैंड की अवेलेबिलिटी कम होती है, ऑलराइट, सूटेबल लैंड नहीं मिल पाता अर्बन एरियाज़ के अंदर। कभी कभी एक्सपेंसिव भी होता है और उसे दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सॉइल कंटामिनेशन भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स, पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण क्रॉप्स को ग्रो करना सेफ नहीं होता। वाटर अपने आप में एक बहुत ही लिमिटेड सोर्स होता है शहरों के अंदर, तो इवन फार्मर्स खुद स्ट्रगल करते हैं ओपन एरियाज़ के अंदर ही, तो शहरों के अंदर पानी की कमी वैसी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्पेशलाइज नहीं होता है, इरिगेशन के सिस्टम डेवलप करना, फिर कूलिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ लगा पाना। रूरल एरिया के अंदर क्या होता है ना, स्पेस बहुत होता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें ईजी होती हैं। तो इनको मैं कैसे एड्रेस कर सकते हैं? हम लोग पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं गवर्नमेंट की और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं इनकी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट पे काम किया जा सकता है अर्बन फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एंड सस्टेनेबिलिटी में और सारे रिसोर्सेज को मिलकर के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अर्बन एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं इसमें, अपनी पॉलिसीज़ को कैसे इनेक्ट करना होगा ताकि फार्मिंग इनिशिएटिव्स को हम लोग और फर्दर डेवलप कर पाएँ। कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। 2008 में पुणे के सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, लोगों को ट्रेन करते थे अर्बन फार्मिंग के लिए। 2012 में केरला गवर्नमेंट ने भी वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला था, स्कूल्स के अंदर, हाउसेस में, गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लोगों को एनकरेज करने के लिए गार्डनिंग के लिए। 2014 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने डू इट योरसेल्फ, यानी कि इसको बोलते हैं ना DIY किट निकाली थी सिटी डेवलपर्स की, ताकि अपने वहाँ पर खुद वो रूफटॉप पे वेजिटेबल ग्रो कर सकें। 2021 से बिहार ने भी टेरेस गार्डनिंग को 5 स्मार्ट सिटीज़ में एनकरेज किया था। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हम लोगों को इसके कुछ इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस को लिंक करना पड़ेगा एग्रीकल्चर स्कीम्स के साथ, और अर्बन एग्रीकल्चर कितना वायबल है उस पर काम करने की ज़रूरत है। 2016 का एक पेपर था जिसका टाइटल था फ्यूचर ऑफ द अर्बन एग्रीकल्चर इन इंडिया, एंड एक हैदराबाद के इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो वेस्ट वाटर होता है ना, उसको हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अर्बन फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टडीज से पता चला था कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो होते हैं ना, उनके कारण प्रोडक्शन कम हो सकता है, सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है। अर्बन फार्मिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल होता है इसमें, लेकिन चैलेंजेस होते हैं, उनको भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इन सबको ओवरकम करने के लिए भी हम लोगों को बाकी जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिसके कारण अर्बन फार्मिंग के इनिशिएटिव को हम लोग नर्चर कर सकते हैं। तो दिस वाज अर्बन फार्मिंग, दिस वाज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये दो टॉपिक कितने मैच करते हैं कि हम लोग बायोडायनेमिक फार्मिंग भी करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी GS3 का ही पार्ट है। अब स्टोरेज कैपेसिटी तो आप समझते होंगे, डेटा स्टोर करना, उसको डिसेंट्रलाइज कर देना। तो यहाँ पर सब टाइटल में देखो आप, व्हाट इफ वी एग्रीगेटेड ऑल द अनयूज्ड कैपेसिटी अक्रॉस सर्वर्स, डेस्कटॉप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑन द एज ऑफ द इंटरनेट टू बिल्ड अ ग्लोबल स्टोरेज नेटवर्क। आप देखोगे ये एक मेजर सर्वर लगा हुआ है, इसने ना बाकी सारे सर्वर्स को कनेक्ट किया हुआ है। कहने का अर्थ ये है ना, देखो, इंडिया विल हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर ने कहा था। तो बजट के अनाउंसमेंट के बाद ही ना उन्होंने बात की थी कि हम लोगों को डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी सेटअप करनी पड़ेगी, और हम लोग लार्जेस्ट कैपेसिटी बना सकते हैं इस सेक्टर के अंदर, जिसमें फार्मर्स को मदद मिल जाएगी, वो भी अपने प्रोड्यूस को सेटअप कर पाएंगे एट द राइट टाइम टू गेट अ फेयर प्राइस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि अबाउट हाउ टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। आने वाले अगले 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसे नई मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगी, प्राइमरी फिशरी की सोसाइटी बनाएगी, डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी हर एक पंचायत में। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक हायर लिमिट है 2 लाख पर मेंबर फॉर द कैश डिपॉजिट एंड लोन्स इन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पैक्स के अंदर और PCRDB के अंदर 2 लाख पर मेंबर के आसपास का कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी अनाउंस की। नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म की जाएगी अप्रैल 2023 तक, जिसमें वो लोग बात करेंगे, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा मार्च 2024 तक। सेक्शन 269SS और 269T जो है कंपनीज एक्ट के, उनको अमेंड किया जाएगा, ताकि अगर कोई कैश का लोन वगैरह होता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का लेस देन 2 लाख, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। प्लस उन्होंने बात की थी ये जो कोऑपरेटिव्स होंगे ना, वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 3 करोड़ पर ईयर विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू TDS। ओके, तो बस यही था।
डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। टॉपिक है हमारे पास बायो डायनामिक फार्मिंग, ये आपके GS3 का पार्ट बनता है। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर भी एक ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर ही होता है। इसमें ना सूडो साइंटिफिक और एस्टोरिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी रुडोल्फ स्टेनर के द्वारा 1924 में। तो ये फर्स्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट्स है एंड ये सॉइल की फर्टिलिटी को, प्लांट की ग्रोथ को, लाइवस्टॉक के ऊपर काम करता है एंड इसमें बेसिकली मैन्योर का, खाद का, कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एंड इट एक्सक्लूड्स द यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ऑन सॉइल एंड प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसका इस्तेमाल कर रहा है, किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। मेथड जो होते हैं वो बायोडायनामिक अप्रोच के होते हैं, यानी कि इसमें एनिमल्स का ट्रीटमेंट भी होता है, क्रॉप्स एंड सॉइल को भी एक सिंगल सिस्टम में काम किया जाता है, लोकल प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाता है एंड ट्रेडिशनल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लोकल ब्रीड्स को डेवलप करते हैं, वैराइटीज़ को बनाते हैं। कुछ मेथड्स में वो एस्ट्रोलॉजिकल सोइंग का भी इस्तेमाल करते हैं, प्लांटिंग कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर में बहुत सारे हर्बल और मिनरल एडिटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एंड फील्ड स्प्रेज। देयर इज़ नो डिफरेंस इन बेनिफिशियल आउटकम्स। और एज ऑफ 2020 बायोडायनामिक टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज़ के अंदर। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस लीड कर रहे हैं। जर्मनी के अंदर 41% ग्लोबल होता है जो बायोडायनामिक फार्मिंग। और बायोडायनामिक के जो मेथड्स होते हैं उसमें ग्रेप वाइन्स जो होते हैं उसका भी कल्टिवेशन किया जाता है और बहुत सारे सर्टिफिकेशन एजेंसीज भी होते हैं, वो बायोडायनामिक प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन पे भी काम करती हैं। बस ये था छोटा सा टॉपिक। तो देखो 3 चीज़ें की आज हम लोगों ने, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, अर्बन फार्मिंग और बायोडायनामिक फार्मिंग। ये ध्यान रखना, ये तीनों मैच से करते हुए तो एक तरीके से एक टाइम पर आ गए आपके सारे। डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ देम एज कीवर्ड्स इन योर आंसर राइटिंग। स्टार्ट करते हैं, हमारे कुछ हेडलाइट्स देखते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो एग्जिस्टिंग लिमिट है ना ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर की, वो इनफ है। तो ओबीसी की जो लिस्ट होती है ना जिसमें रिजर्वेशन चाहिए था, उसमें 2 लिस्ट बनती है, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जो लोग ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं ना उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। तो उसके लिए एक लिमिट है कि जिनकी जो बोथ पेरेंट्स की जो अर्निंग होती है ना 8 लाख से कम होती है ना, उनको नॉन क्रीमी में रखते हैं। क्रीमी मतलब ऊपर ऊपर का है, तो ये तो मतलब वेल टू डू है, तो इनको प्रॉब्लम नहीं है रिजर्वेशन ना देते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अभी के लिए यही ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है टू टेक अप द प्लीज अगेंस्ट द एलिवेटिंग लॉयर। अब हुआ क्या था ना कि इसके अंदर एक लॉयर थे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार उनका कॉलेजियम ने एक अपॉइंटमेंट किया था। ठीक है, और पता ही चला था कि इन्होंने ना कुछ सेंसिटिव कमेंट्स पास किए थे। ठीक है, अब उस पर भी सवाल ही उठाया जा रहा था कि क्या कॉलेजियम ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, किसको फर्दर एलिवेट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के मुद्दा चल रहा था। तो अब हुआ ये था कि कोर्ट की हियरिंग चल रही थी एक स्पेशल बेंच की, ठीक है, जस्टिस खन्ना की और BR गवई की, वो 10:25 पे शुरू हुई थी। और जो ओथ टेकिंग हुआ था ना मद्रास के हाई कोर्ट के अंदर, वो 10:35 पे चल रहा था। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है एंड लेट्स सी इसमें आगे और फर्दर क्या अपडेट आते हैं। अर्थक्वेक के कारण जो डेथ थी वो टर्की के अंदर 6000 से ऊपर चली गई है। सीरिया के अंदर सर्वाइवर्स की बात की जा रही है। तो ये तो मुद्दा देखो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, बहुत नुकसान हुआ वहाँ पर और बहुत लोगों की जान गई है। इंडिया की तरफ से भी NDRF की टीम चली गई है और डॉक्टर्स एंड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भेजा गया है। आई थिंक उसमें भी न्यूज़ में आ रहा था कि पाकिस्तान ने ना हमारे यहाँ के जो प्लेन को पाकिस्तान से ऊपर से जाने से मना कर दिया था। तो देखते हैं क्या बोलता है, कल की न्यूज़ में आएगा वो और अपडेट होकर के, आज के में तो नहीं आया। एक ना मुद्दा चल रहा था उत्तराखंड के अंदर कि वहाँ के जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ना दिया था कि कुछ पुअर फैमिलीज़ हैं जो कि वहाँ पर 29 एकड़ के लैंड में रह रही थी, जो कि इंडियन रेलवेज़ को बिलोंग करता है, हल्द्वानी का। तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर कहा था कि देखो थोड़ा सा ह्यूमन अप्रोच लेके चलो, इतने सारे लोग हैं। आप उसकी ना वीडियोस बहुत आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे ठंड का टाइम है, कहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थोड़ा ह्यूमन अप्रोच लेके चलो एंड ऐसे एविक्शन मत करो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ ग्रॉस एनक्रोचर्स हो सकते हैं, तो सम पीपल विल हैव टू गो आउट। प्रॉब्लम है देयर मे बी पीपल हु मे बी ग्रॉस एनक्रोचर, सम पीपल विद सेम्बलेंस ऑफ टाइटल्स, पीपल लिविंग ऑन रेलवे लाइन। तो इसके ऊपर और अपडेट क्या आएगा देखेंगे, बट अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना थोड़ा सा स्टांस को चेंज किया है। देन मूविंग अहेड, और आगे हमारे पास क्या है न्यूज़ में। एडिटोरियल के अंदर पॉली क्राइसिस इज डिप्लीटिंग पाकिस्तान रेजिलियंस, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। ओपन सीजन पोस्ट पोल टाइज मोर क्रूशियल इन मेघालय, नहीं पढ़ना है। ये वाला हम लोग पढ़ेंगे, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है। अब मैं पता क्या करता हूँ, मैं पहले रिकॉर्डिंग एडिटोरियल की करता हूँ, फिर मैं ये मेजर हाईलाइट्स करता हूँ ताकि मैं स्किप ना करूँ। अदरवाइज मैं यहाँ तो बता देता हूँ, ये भी करूँगा वो भी करूँगा, लास्ट तक मैं थक जाता हूँ, फिर मैं उसको स्किप कर देता हूँ, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो मैंने ये वाला रिकॉर्ड कर दिया है।
देन अ क्विक रीसेट, इंडिया एंड कनाडा आर लुकिंग एट द बिग पिक्चर एज दे पुट बिहाइंड दिस कोड। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था ना, इंडिया का और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, तो ये मैं कल कवर करूँगा। आज मैंने ये, आज तो ओवरऑल आपके पास टोटल 5 एडिटोरियल्स का कंटेंट है ऑलरेडी, ये हम कल कवर करेंगे। नेग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज, ये भी हम कल कवर करेंगे, ठीक है। 30 करोड़ मिसिंग वोटर्स आर मोस्टली यंग एंड अर्बन माइग्रेंट्स, ये भी हम कल कवर करेंगे। मैं पक्का करूँगा, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की अभी तक, ठीक है जी। ये है फिर टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की 410 गीगावाट हो चुकी है, याद रखना। देखो ये वो वाला टॉपिक है जिसमें आपको मेंस का एग्जाम लिखने जाओगे ना, उससे पहले लिख लो पेपर। मैंने बताया ना, एक शीट बना के रखो जिसमें लेटेस्ट डेटा चेक करोगे, तो ये वो डेटा है, उस शीट पे लिख लो कि पावर जनरेशन कैपेसिटी क्या होगी। तो राइट नाउ जो कैपेसिटी है उसमें 63 गीगावाट सोलर है, 43 गीगावाट हमारा हाइड्रो से है, 41.93 विंड पावर से है, 10.7 बायो पावर से। अब एक्चुअली बताऊँ ना, अगर ना भी लिखना चाहो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मिनिस्ट्री पावर की वेबसाइट है ना उस पर लेटेस्ट अपडेट होता है। बस अपनी शीट पर लिख लो कि मुझे एग्जाम से एक सप्ताह पहले, 1 वीक पहले पावर जनरेशन का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट से लेटेस्ट वाला चूज करके जाना है, ठीक है। हम इतना लिख लो। लोन एप्स आर इंडल्जिंग इन द प्रीडेटरी लेंडिंग, ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने कहा था कि 859 करोड़ के आसपास के कुछ क्राइम प्रोसीड देखने को मिले थे, उसमें इलीगल लोन के ऐप केसेस थे। अब ये डेटा आप लिख सकते हो, है ना। कभी इकोनॉमी के अंदर जो फ्रॉड वगैरह होता है ना, उसका डेटा अगर ऐसे आप लिखते हो, ईडी का डेटा था, तो बड़ा यूजफुल होगा। द सागा ऑफ अ स्पाई बलून इन द यूएस एयर स्पेस, इसका हमारा कर वाला एडिटोरियल था, वो ज़्यादा बेटर था, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत टेक्निकल डिटेल में जा रहे हैं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, तो इसको मत पढ़ना। बस ये ट्रैक देख लो, चाइना का था, ये यहाँ से उड़ता 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 ऐसे गया था अलास्का रीजन से, और ये यहाँ पर पहुँचा था मोंटाना के अंदर। इसके बियॉन्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, किस हाइट पे उड़ रहा था, क्या कुछ होता है, जस्ट अवॉइड दिस थिंग, ठीक है। आज जो एडिटोरियल कवर किया है ना उसमें उतना ही पढ़ लेना बस। अच्छा देखो मैंने क्या कचरा कर दिया है, ये वाला भी मैं कवर कर चुका हूँ, एडिटोरियल है ये छोटा सा एक बजट को लेकर के, ये रीडिंग ये अभी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। ये है कार टी सेल थेरेपी के बारे में, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। ये आज नहीं करना है, हालांकि ये मैं पूरा कवर कर चुका हूँ पहले, ये विजन की मैगजीन में भी कवर कर चुका हूँ, तो हिंदू में भी कवर कर चुका हूँ, बट ये रिपीट हुआ है तो कर लेंगे इसको भी। ये है इंडिया और रशिया कंटिन्यू डिस्कशन टू इवॉल्व अ पेमेंट मैकेनिज्म। देखो रशिया का जब से यूक्रेन वॉर हुआ था ना, तो इनके ऊपर ना जो स्विफ्ट था ना, स्विफ्ट के सैंक्शंस लगाए गए थे। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे टफेस्ट सैंक्शन होता है ना, इकोनॉमिक सैंक्शन, उसमें स्विफ्ट होता है। यानी कि इनके स्विफ्ट में बेसिकली 2 कंट्रीज आपस में ना ट्रांजेक्शन कर रही होती हैं, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। तो इनके ऊपर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए दिए थे। अब इंडिया रशिया को ना, रशिया कह रहा है कि इंडिया के साथ तो हम लोग ट्रेड कर ही सकते हैं ना। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि कुछ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस जो है ना वो अभी डिस्कशन पे के तौर पर हैं कि कैसे किया जाएंगे, क्योंकि मोस्टली शिपिंग वगैरह होती है ना ट्रेड की, इसमें वो रशियन शिप्स के ऊपर हो रही होती है। तो कौन से करेंसी में पैसा देना है हमें रशिया को, एंड किस तरह की पॉलिसीज़ पे काम करेंगे, क्या हम लोग अपना पेमेंट का मैकेनिज्म कुछ और करेंसी में सेटअप कर सकते हैं, डॉलर वाली में प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको लेकर के बात की जा रही थी, ठीक है जी। बस ये इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं जानने का। ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो वायलेंस था ना वो 76% तक कम हो गया है 2022 के अंदर, इन कंपैरिजन टू 2010, पिछले 12 सालों का डेटा है। इसमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, GS3 का टॉपिक है ये आपका, ठीक है। तो उन्होंने कहा था, तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि 2012 से लेकर अभी तक 76% तक का कम हो गया है। 3 तरह की अप्रोच पर उन्होंने काम किया था, एक रेजोल्यूट अप्रोच टू कर्ब द एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, बेटर कोऑर्डिनेशन विद द अफेक्टेड स्टेट्स और डेवलपमेंट थ्रू पब्लिक पार्टनरशिप। उन्होंने कहा जो सिविलियन और जो सिक्योरिटी पर्सनल की जो डेथ हुई थी ना वो हो गई थी, अब कम हुई है, 98 हुई है 2022 के अंदर, लेकिन 2010 में बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 1005 थी। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। एंड जो नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे ना वो पहले 90 थे, अब वो रिड्यूस होकर के 45 हो गए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 40 सालों के अंदर कि जो नंबर ऑफ डेथ हुई ना सिविलियन की और सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो 100 से कम आई है। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उन्होंने 175 कैंप्स लगाए थे इस तरह के एरिया के जोन के अंदर। फिर सेंटर ने काफ़ी एफर्ट किए थे अपनी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेट अफेक्टेड स्टेट्स होते हैं उनके साथ में। एंड कुछ 17,000 के आसपास रोडवेज का कंस्ट्रक्शन की भी बात की गई थी, उनका सैंक्शन हुआ है ताकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसमें से 11,000 ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। वैसे मैं बताऊँगा आप लोगों को कि GS3 के लिए ना आप लोग क्या करो कि जो वो है ना आपकी वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है ना, उसका डेटा पढ़ के चले जाओ आप, वहाँ पर लेटेस्ट डेटा रहता है, वो पढ़ के आप एग्जाम में चले जाना सिक्योरिटी वाले टॉपिक के लिए। राम टेम्पल के अंदर जो अभी शालिग्राम का एक पत्थर आया था ना, जो कि बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, वो नेपाल से लाया गया था, लेकिन राम टेम्पल का जो ट्रस्ट है ना वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसी पत्थर से वो लोग जो रामलला की जो स्टैच्यू होती है वो बनाएंगे नहीं। तो
डिसीजन लिया जाएगा कि ना उसमें एक स्टैंडिंग राम लल्ला होंगे, 4 से 5 साल की उनकी उम्र दिखाई जाएगी उसके अंदर, और 25 फीट दूर रखा होगा वो, जहाँ से आप उसके दर्शन कर सकते हैं। एंड 1 जनवरी 2024 को यानी कि आज से एक ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद राम मंदिर जो है वो ओपन कर दिया जाएगा सबके लिए दर्शन के लिए। तो शालिग्राम का जो पत्थर है ना, ये बहुत सेक्रेड माना जाता है हमारी माइथोलॉजीज के अंदर, नेपाल से लाया गया था। तो इसे फॉर्म ऑफ विष्णु मानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। वेदर और नॉट द मेन डीटी इज अल्टीमेटली कार्ड फ्रॉम द स्टोन, इट विल बी गिवन अ स्पेस वेयर इट कैन बी वर्शिप। उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें जो रामलल्ला की जो मूर्ति है उसको चाहे शालिग्राम से बनाए या ना बनाए, लेकिन मंदिर के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस बनाई जाएगी जहाँ पर शालिग्राम के पत्थर को ना बहुत ज़्यादा सेक्रेड और वैल्यूएबल कंसिडर किया जाएगा। उसको एक प्रॉपर वर्शिप करने की, उसको पूजन, वो पूज्य है ना, तो उसको स्पेस अच्छा दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ, रामा's birth on Ram Navami occurred at a time when the rays of the sun fell on his forehead around noon। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। ये देखो कितनी फनी सी न्यूज़ है ना। ऑफन द बीट एंड ट्रैक थीव्स मेक अवे विद रेलवे लाइन इन मधुबनी। 2 किलोमीटर की रेलवे लाइन चुरा के चले गए चोर मधुबनी के अंदर। तो हद की बात है, मतलब रेलवे लाइन 2 किलोमीटर की चोरी कर ली है। वो लोहा होता है ना, तो उसको मेल्ट करके उसको बहुत महंगा बेचेंगे फिर। अब ये एक अच्छा डेटा है आपके पास। यूएन ने कहा था कि 92% के आसपास नए रिक्रूट्स देखने को मिल रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के, जो कि अपने बेटर लाइवलीहुड के लिए इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो यूएनडीपी की ये रिपोर्ट आई है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, कि टेररिज्म का जो इशू होता है ना, एक्सट्रीमिज्म का, वो यहाँ पर। ये उसके जो गुब्बारा फोड़ा था ना यूएस ने, उसका मलबा लेके आ रहे हैं। बस ये थे हमारे मेजर हाईलाइट्स। डन। एक छोटा सा आर्टिकल है हमारे पास, व्हाट हैज़ द यूनियन बजट एलोकेटेड टू द माइनॉरिटीज़। तो मोस्ट अफेक्टेड स्कीम्स कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, एंड कितना उसमें एजुकेशन ने सफ़र किया है। नई मंजिल और उस्ताद की जो स्कीम थी ना, उनका क्या सीन चल रहा है। बजट आया था हमारा 2023-24 का, उसमें पता चला था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स था ना, उनके फंड में 38% तक का रिडक्शन किया गया है। और इसके कारण बहुत सारे जो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना मदरसाज पे जाता है, एंड हायर रिसर्च, लोकल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन में। कौन से स्कीम्स इफेक्ट हुई हैं? जो इसमें वर्स्ट अफेक्टेड स्कीम्स है ना, इसके अंदर वो है एजुकेशन की स्कीम फॉर द मदरसाज, जिसके अंदर 93% का कट कर दिया गया है। यानी कि उनका जो एलोकेशन पिछले साल था 160 करोड़ था, और अब वो 10 करोड़ दे दिया गया इनको। और उससे पहले 160 करोड़ जो था ना, उससे भी प्रीवियस ईयर्स में 174 करोड़ दिए गए थे। तो ये प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटीज़ को पैसा कम दिया गया है। एंड तो अगर देखें तो माइनॉरिटीज़ का जो एजुकेशन अपलिफ्ट में जो पैसा लगाया जाना था ना 2515 करोड़, उसको रिड्यूस करके 1689 करोड़ रुपीज़ इसमें लिए गए हैं। इसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की भी बात की गई है, वहाँ पर भी बहुत सारा फंड विड्रॉ कर लिया गया है। फिर जो बहुत सारी रिसर्च की स्कीम्स थी ना माइनॉरिटीज़ की, इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज थे, उसमें भी 50% से ऊपर का कट डाउन किया गया है। जो कि पहले 41 करोड़ था लास्ट ईयर, उसमें 20 करोड़ दिए गए हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऊपर भी माइनॉरिटीज़ का पैसा कम कर दिया है। लास्ट ईयर था 1425 करोड़, अब है वो 433 करोड़। एंड कुछ स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना, उसमें भी उन्होंने जो लास्ट ईयर दिया था 1650 करोड़ दिए थे, इस पर उसमें 600 करोड़ दिए गए थे। फिर सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो माइनॉरिटीज़ के कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ में होते हैं, उसमें था जैसे कि ये सारी की सारी स्कीम जो है ना, ये सबका साथ सबका विकास इनिशिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनती हैं। तो इसके अलावा जो बजटरी सेटबैक देखने को मिले थे हम लोगों ने, इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो थी ना हायर एजुकेशन की, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया था। नई उड़ान जो स्कीम थी ना, जिसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को हेल्प की जाती थी कि वो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, उसको भी ग्राउंडेड कर दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि ये स्कीम ना ओवरलैप करती है बाकी गवर्नमेंट के प्लान्स के साथ में। फिर जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए माइनॉरिटीज़ के साथ और भी जो चीज़ें थी, जैसे कि एक लीडरशिप डेवलपमेंट था माइनॉरिटी वीमेन का, उसको 2.5 करोड़ मिले थे लास्ट ईयर, लेकिन इस साल सिर्फ 10 लाख मिले हैं एज़ पर द न्यू बजट। हमारी धरोहर एक स्कीम है फॉर माइनॉरिटीज़ के कल्चर और हेरिटेज के लिए, उसको लास्ट ईयर 2 करोड़ मिले थे, इस पर 10 लाख मिले थे। एंड जो वर्स्ट सफरेज मिला था ना, वो था स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को माइनॉरिटीज़ के, लास्ट ईयर उसको 235 करोड़ मिले थे, इस पर उसको सिर्फ 10 लाख रुपये मिले हैं। एक फंड है नई मंजिल का, उसमें एजुकेशन और लाइवलीहुड स्कीम के ऊपर बात की जाती है, इसको लास्ट ईयर 46 करोड़ मिले थे, इस पर 10 लाख मिले थे। मतलब ये सोच के देखो 235 करोड़ लास्ट ईयर मिले थे, इस बार 10 करोड़ मिले, कितना कम कर दिया गया अमाउंट को। तो ये थोड़ा सा एक मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है अभी। उस्ताद एक स्कीम है, इसके फुल फॉर्म में अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, उसको भी लास्ट ईयर 47 करोड़ मिले थे, इस साल 10 लाख रुपये दिए गए। गवर्नमेंट ने क्या कहा है,
जो डिसीजन था ना बहुत सारे स्कॉलरशिप को स्क्रैप करने का, उसके अलावा बजट के एक्सपेंडिचर में कुछ कट किया गया था माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट अपने इस अफर्मेटिव एक्शन को दोबारा से कंटिन्यू करे। अभी जो डिडक्शन किया गया ना ओवरऑल एक्सपेंडिचर के अंदर, ये इसलिए किया गया था जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी अपने बीजेपी के काडर को कि उनको बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत है पसमानदा और जो बोहरा मुस्लिम्स हैं, ताकि कोई भी नेशन के प्रोग्रेस के अंदर नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन बजट हैज़ फेल्ड टू फॉलो अप हिज वर्ड्स विद एक्शन। तो यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ कारण बताया नहीं है ऐसा खास कि उन्होंने क्यों, उन्होंने एक तो मुद्दा ये बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं दूसरे अफॉर्मेटिव प्लान्स के साथ, तो जब ओवरलैप कर रही है तो क्यों वहाँ पर पैसा दिया जाए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर बहुत सारा पैसा कम किया। अब ये बहुत सारे समय तक चैलेंजेस में आपको लिखना है कि बजट के अंदर इतना याद रखो, यूनियन बजट के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए 38% कम किया गया था। इतना भी याद रखोगे ना, एक एक स्कीम का अमाउंट ना भी याद रखो तो भी बहुत बड़ी बात। आज का ये जो एडिटोरियल है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे लिखा है सी रंगराजन जी ने। कौन है सी रंगराजन जी? फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, और फॉर्मर गवर्नर भी थे आरबीआई के। और आप लोग रंगराजन कमेटी के बारे में पढ़ते भी हो इंडियन इकोनॉमी में। तो इनके साथ में DK श्रीवास्तव जी हैं जो चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं EY इंडिया के, और इससे पहले वो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और ध्यान रखना ये जो व्यूज़ यहाँ पर है ना इस एडिटोरियल में, ये इनके पर्सनल व्यूज़ हैं। एडिटोरियल के अंदर हम लोग चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो लाइन टू लाइन पढ़ा करो, कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर जिसने इकोनॉमी पढ़ी हुई होगी ना पहले, उसको थोड़ा सा पढ़ना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो टफ होंगे। मैं कोशिश करूँगा जितना समझा सकूँ, लेकिन सारे कीवर्ड समझा नहीं पाऊँगा, अदरवाइज पूरा का पूरा इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बजट आया था 2023-24 का, उसमें बहुत सारे जो सोसाइटीज़ के सेगमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट एस्पिरेशंस चाहते होती हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई थी। तो एक अच्छा प्रयास था एक मुश्किल परिस्थिति के अंदर। लेकिन हाउ फार ये जो बजट है ना, उसके प्रोविजंस जो हैं हमारे 2 फंडामेंटल गोल्स को मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कौन से फंडामेंटल गोल्स हैं? ग्रोथ भी मेंटेन करनी है, स्टेबिलिटी भी लेके आनी है। द टू मस्ट गो टुगेदर, ताकि हमारा सस्टेन ग्रोथ हो सके मीडियम टर्म पे। एंड इसके कारण बहुत सारी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है ना, जो सामाजिक और जो अर्थव्यवस्था की समस्याएं होती है, उनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बजटरी सपोर्ट टू द ग्रोथ, तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, तो बजटरी सपोर्ट ग्रोथ में देखते हैं। अब ग्रोथ अफेक्ट होती है बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कैपिटल के कंपोनेंट कितने कितने होते हैं। रेवेन्यू कहाँ से पैसा आ रहा होता है, कैपिटल मतलब कि उसमें वैल्यू क्रिएशन कितना हो सकता है। तो गवर्नमेंट का जो, अब देखो इसमें बहुत सारे की टर्म्स होंगे, मैं सच में सारे समझा नहीं पाऊंगा, तो प्लीज़ कोशिश करना कि आपका इकोनॉमी का इतना बेसिक हो कि आपने एक सिंगल रीडिंग तो इकोनॉमी में की हुई हो। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था है ना, उसमें एम किया गया था कि वो बजट वो ग्रो करेगा 7.5% पर। ध्यान रखना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ग्रो करने की बात की गई है। तो उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर तो ग्रो कर सकता है, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है 7.5 पे, लेकिन जो नॉमिनल GDP है उसकी ग्रोथ एस्टिमेटेड की गई थी कि वो 15.4 से गिर के 10.5 पे चली जाएगी। ध्यान रहे, वो रियल GDP की बात नहीं कर रहे हैं, नॉमिनल GDP ज़्यादा होती है, रियल GDP कम होती है। आगे देखेंगे रियल GDP का भी बताया हुआ है दिस। इसलिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना विद रिस्पेक्ट टू GDP, वो दिखाएगा कि वो भी गिरेगा। 15.3% था, वो गिर करके हो जाएगा 14.9। क्या गिरेगा? टोटल एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू GDP, वो गिरेगा, कम होगा। फिर जो कंपोजिशन है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का, शुड हाउएवर वुड बी ग्रोथ पॉजिटिव। पॉजिटिव तो रहेगा, ग्रोथ तो होगी, लेकिन कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर कम होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो उसकी बात की जा रही है, उसमें इंक्रीज हुआ 37% का, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हुआ है ओनली 1.2%। ऑलराइट, अब उन्होंने कहा कि आरबीआई ने ना 2019-20 में कुछ एस्टिमेट्स लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो मल्टीप्लायर होता है ना विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो है 2.45, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर है ना वो है 0.45 तक। तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो ऊपर भी कम बता दिया, नीचे भी कम बताया, मल्टीप्लायर में भी कम बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कम बताया। इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर है CPSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, वो भी 0.2% पॉइंट्स तक नीचे गिरेगा। हालांकि स्टेट का देखो, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, स्टेट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना में इंक्रीज, क्योंकि सेंटर की तरफ से ग्रांट दिए जाएंगे स्टेट्स को ताकि उनके कैपिटल एसेट क्रिएशन हो सके, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.2% ऑफ आवर GDP। फिर जो स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट होगा उसको भी ऑगमेंट किया जाएगा GDP रेशियो के साथ, जो वो 3.5% तक होगा। एंड उसमें फैसिलिटी है 50 साल तक की इनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे, ताकि ये लोग 2023-24 में अपने कुछ कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर सकें। तो बहुत मुश्किल है ये बात असर्टेन कर पाना कि स्टेट्स जो है इस तरह के फंड को कैसे इस्तेमाल करेंगे।
फिर इंक्रीज़ हुआ है प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम्स का, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो इनकम होती है इसका इस्तेमाल कर सकता है, खर्चा कर सकता है, उसको प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं ना, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है ना। एंड टैक्स के स्लैब में भी कुछ एडजस्टमेंट किए गए थे जो कि नए इनकम टैक्स के रजीम के तहत। तो उन्होंने कहा कि जो रियल ग्रोथ होगी ना वो 6% के ऊपर होगी। नॉमिनल उन्होंने बताया ना नीचे यहाँ पर, कितने गया, नॉमिनल की बात कर रहा है कि वो 10.5% तक जाएगी, लेकिन जो रियल की बात कर रहा है वो कह रहा है 6.6% से ऊपर जाएगी। एक्चुअल में ये 6.5% का एवरेज बताया जा रहा है कितना जाएगा। अब उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल कंडीशंस जो है ना वो एक कारण बना हुआ है। हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था जिसको 2018 में हम लोगों ने अमेंड किया था। हमने कहा था कि 2021 के मार्च 31 तक ना हमारा जो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट होगी ना वो 3% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये एक ऑपरेशनल टारगेट है। जो मैंडेटरी टारगेट है ना वो है सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कि हम लोगों को 40% तक लेके आना है। देखो, डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाहर के देशों से कितना पैसा ले सकती है, डेट कर्जा ले सकती है अपनी जीडीपी का। और एक जो इकोनॉमिस्ट है ना वर्ल्ड के, वो मानते हैं कि अगर 77% तक आप ले रहे हो ना तो आप कहीं ना कहीं सेफ होते हो। और पता है वर्ल्ड के अंदर जापान एक ऐसा कंट्री इसका डेट टू जीडीपी रेशियो हाईएस्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया का एम था कि इसको 40% तक लेके आना, है ना। फिर उन्होंने कहा कि एक डेविएशन हम लोगों ने ये भी देखी थी कि जो फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी का रेशियो ना ऑफ 3%, सेंटर को ना अगर उससे कम होता है, ज़्यादा होता है ना, डेट टू जीडीपी का रेशियो 3% से ऊपर चला जाता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना रीज़न बताने होते हैं। लेकिन जो मीडियम टर्म की फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है ना, इसको हम लोग MTF भी बोलते हैं, मीडियम टर्म की फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी। सेंटर ने कहा था कि जो डेविएशन हुआ ना फिस्कल डेफिसिट का जीडीपी रेशियो में 5.9% है। ऊपर देखो वो कह रहा है 3% से बियॉन्ड होते हैं ना उनको रीज़न देने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो 5.9% है ना ये बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक रीजंस है, इसलिए सेंटर ने मीडियम टर्म के जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट प्रोवाइड नहीं किए। फर्दर मोर सेंटर ने कहा कि सेंटर हैज़ ऑल्सो नॉट इंडिकेटेड, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि किस ईयर तक वो लोग फिस्कल डेफिसिट के लेवल को 3% ऑफ जीडीपी लेके आएंगे। ये तो बता दिया 3% लेके आना, लेकिन कौन से ईयर तक लेके आएंगे ये नहीं बताया हुआ अभी गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंस्टेड उन्होंने इंडिकेट किया था कि वो कह रहे थे कि 2025-26 तक ना हम ये 4.5% तक पहुंच जाएंगे। एंड वो कह रहे थे कि हर साल 2 साल तक हम लोग 0.7% तक का डाउनवर्ड लेके आएंगे, एंड फिर हम लोग इसमें अगले 2 से 3 सालों में 3% तक कम करेंगे। तो 4.5% तक अगले साल लेके आएंगे, उसके बाद फिर 0.7 करते करते धीरे धीरे इसको 3% तक ले जाएंगे। अभी कितना चल रहा है 5.9%। किसकी बात कर रहा है वो, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी। हालांकि इवन बाय दिस जो मैंडेटेड डेट टू जीडीपी रेशियो है ना 40%, वो तो हो ही नहीं पाएगा। वो फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो का कनेक्शन होता है, इसलिए वो बार बार इनको रिपीट कर रहा है। सेंटर का जो डेट जीडीपी लेवल है ना उसमें लाइबिलिटीज़ जो हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्पेशल सिक्योरिटीज़ वगैरह के अंदर, वो आती है हमारे नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर, उनको इंक्रीज़ करने की बात की गई है कि लास्ट ईयर 55.7% थे, अब उसको थोड़ा सा मतलब 56.1 तक इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। इसमें हल्का सा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। फिर उन्होंने बात की थी कि जो प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है ना उसमें 2.3% तक के इंक्रीमेंट का इंडिकेशन मिला है। कुछ लोगों को ये टॉपिक समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसका सिर्फ कारण ये है कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स एक बार भी नहीं पढ़ी है। अदरवाइज ये सब टर्म्स जो होती है ना, डेट टू फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, सब बहुत सिंपल टर्म्स होती हैं। एक बार भी इकोनॉमी पढ़ लो कि समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट में अगर मैं यहाँ समझाने लगूँ तो मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए होगा इन सब के ऊपर, अदरवाइज ये समझ में नहीं आती शॉर्ट टाइम में। MTFP की जो स्टेटमेंट थी ना उसने ये नहीं बताया था कि बाय विच ईयर गवर्नमेंट का एम है डेट टू जीडीपी को 40% तक कम लेके आना, ठीक है। अब जो हाई लेवल जो सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो है ना वो है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो जो कि ऑलमोस्ट 51% तक चला जाता है रेवेन्यू रिसीट का हमारा। उन्होंने कहा कि ग्रोथ को अब रेज करने के लिए ना मीडियम टर्म के अंदर हम लोगों को ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे काम करना पड़ेगा जीडीपी के साथ, ये इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को कुछ इनफ इन्वेस्टिबल रिसोर्सेज चाहिए होंगे प्राइवेट सेक्टर के, है ना। तो एट प्रेजेंट जो टोटल इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज है ना जिसमें फाइनेंशियल सेविंग्स की जाती है हाउस होल्ड सेक्टर की, वो हमारे ऑलमोस्ट 8% है जीडीपी के। और हमारा जो फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो है ना वो ऑलमोस्ट 2.5% है हमारे जीडीपी का, लेकिन ये एस्टिमेट किया जा रहा है 10.5% हो सकता है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं ना उनको हम टुगेदर अगर हम क्लब करते हैं ना तो वो 9.4% बनते हैं हमारे जीडीपी के इस साल में। ये इसका मतलब है कि सिर्फ 1.1% अवेलेबल है। क्यों? 10.5% यहाँ हो गया था ना, 8.5% था कैपिटल आउट। सो देखो इन्वेस्टेबल जो सोर्सेज थे वो 8% बन रहे थे, कैपिटल आउटफ्लो जा रहा था 2.5%, तो टोटल बन गया 10.5%। लेकिन उनका स्टेट का और सेंटर का जो मिला के बनता है 9.4%। अब 10.5 से 9.4 हटाया तो हमारे पास कितना बच गया अवेलेबल प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो बन गया 1.1%। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कत हो रही होगी। अगर दिक्कत होगी तो बाद में बैठ करके दोबारा एक बार पढ़ लेना इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है।
क्योंकि ये जो इस बंदे ने लिखा है ना, ये बंदे की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जाना पड़ेगा आपको गहराई में। फिर वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट जो सेंटर के PSUs के अंदर होती है ना, वो ऑलमोस्ट 1.1% है हमारे अभी इस साल की। इसके कारण स्टेट के PSUs के लिए और प्राइवेट के लिए ना बहुत कम स्कोप बच गया है। ऑलराइट, अब इनफैक्ट अगर हम बोरो करते हैं बियॉन्ड द अवेलेबल इंटरेस्ट इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। एंड वी नो एक डायलेमा फेस किया रहता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर फर्दर रिडक्शन करेंगे फिजिकल डेफिसिट के अंदर तो एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, वो भी अप्रिशिएटेड नहीं है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। उफ, टफ था एडिटोरियल, बट इंपॉर्टेंट है तो मिस मत करना। वी हैव दिस एडिटोरियल, द डिमांड फॉर मनरेगा वर्क इज अनमेट। ठीक है, यानी कि आपने जो इच्छा की थी कि भाई मुझे मनरेगा के तहत इतना काम मिलना चाहिए, वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। द डिमांड इज अनमेट। इस एडिटोरियल को लिखा है नंदिता अजीत ने। ही इज़ अ रिसर्च असिस्टेंट एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर एंड राजेंद्रम नारायणन। ही टीचेज इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर एंड इज एसोसिएटेड विद लिबटेक इंडिया। ठीक है, मनरेगा के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हुआ ये है ना, अभी बजट के अंदर ना मनरेगा का जो एलोकेशन था ना, वो है 60,000 करोड़ का। ऑलराइट, अब ये है लेस देन 0.2% ऑफ द GDP, और ये लोवेस्ट है अभी तक का। अगर हम GDP के कैलकुलेशन करते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली, तो अब तक का लोवेस्ट एलोकेशन किया गया मनरेगा का। वर्ल्ड बैंक के कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो एलोकेशन है ना, इट शुड बी एटलीस्ट 1.6% ऑफ द GDP। अब देखो ये 0.2% और ये 1.6% है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया ये। पिछले 2 सालों के अंदर जो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है ना, विद मोर देन 1/4 ऑफ द एलोकेशन, वो था पेंडिंग वेजेस का पिछले सालों से। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट किया जाए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो बिगिनिंग होगी ना पेंडिंग वेजेस की 15,000 करोड़ के साथ, ये एजम्पशन पे है। और अगर हम इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं, महंगाई को भी देखते हैं, तो जो एलोकेशन होगा मनरेगा का वो लेस देन 45,000 करोड़ जाएगा। ओके, एक स्टेटमेंट दी गई थी पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड नरेगा संघर्ष मोर्चा के द्वारा। उन्होंने कहा था कि एक एस्टिमेट है कि 2.72 लाख करोड़ के आसपास का मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है मनरेगा के वर्कर्स के लिए। तो एज पर दिस इवन 1.24 लाख करोड़ का जो काम, अगर इतना पैसा भी देते हैं ना, तो भी सिर्फ 40 दिन का काम मिल पाएगा पर हाउस होल्ड पर ईयर। जबकि मनरेगा के अंदर बात की जाती है ना कि 100 दिन का आपको काम मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी होता है अगर 100 दिन से ऊपर भी काम देना होता है ना, देखो 100 दिन के काम तक के जो सारे पैसे होते हैं ना इसमें मनरेगा में, ये आते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट अगर कुछ स्टेट, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, मान लो जम्मू कश्मीर की बात करो, वो तो खैर स्टेट नहीं है अभी, सेंटर के अंडर में। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट ले लो, एक वेस्ट बंगाल ले लो, ठीक है, या फिर आंध्र प्रदेश ले लो। ये स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हम तो 150 दिन का काम देंगे, ये बोलते हैं हम 120 दिन का काम देंगे अपने लोगों को। तो अब ये जो 100 से ऊपर था ना, यहाँ पर 50 एक्स्ट्रा था, यहाँ 20 एक्स्ट्रा था। इन दिनों का जो अमाउंट देना होगा ना, जो वेजेस इन वर्कर्स को, ये स्टेट गवर्नमेंट देगी अब यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें बहुत सारे टेक्निकल एपरेटिसेस भी हैं, है ना, जिसमें बेसिकली देयर हैज़ बीन अ स्टडी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम आर्किटेक्चर। देखो कंट्री के अंदर ना सेंट्रलाइजेशन को हम लोग बहुत प्रमोट नहीं करते। ठीक है, एवरीबडी वांट्स कि देश का सही तरीके से गवर्नेंस हो पाएगा जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी। इस बार क्वेश्चन भी आया था सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है प्रोग्राम आर्किटेक्चर का, इवन एज जो वेजेस है ना मोस्टली स्टेट्स के, वो वहाँ के एग्रीकल्चर के वेजेस, यानी कि किसान खेत में जो उनको मिलता है ना मजदूरों को काम करने का पैसा, उससे भी कम है मनरेगा के। और वेज की जो पेमेंट होती है वो उस देरी से आती रहती है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, एलोकेशंस भी इनएडिक्वेट होती हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास पैसा ही नहीं है भाई, तुमको फंड दे कैसे दें हम लोग। ठीक है, दूसरी बात फिर रिपोर्ट किया जाती है कि लोगों को काम नहीं मिला। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अच्छा काम नहीं मिला, जब काम नहीं मिला तो फिर मनरेगा को फंड देना ही क्यों है। बट वट हैज़ रिसीव्ड लेस अटेंशन इज द केस ऑफ अनमेट डिमांड विच इज ऑल्सो को रिलेटेड विद इनएडिक्वेट एलोकेशंस। अभी डिमांड वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अनमेट डिमांड का क्या मतलब है। देखो मनरेगा जो है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये ना यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो आधार कार्ड, ये मनरेगा हो गया, राइट टू एजुकेशन, ये सब की शुरुआत हुई थी कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब की बात है ये। तो ये ना डिमांड ड्रिवन लॉ कानून है, यानी कि हर एक हाउस होल्ड को ना काम दिया जाएगा 15 दिन की डिमांड के पास, यानी कि उन लोगों को अपनी ग्राम सभा के पास जाकर के डिमांड करनी होगी मुझे काम चाहिए, डिमांड के 15 दिन के अंदर अंदर उनको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है गवर्नमेंट उनको नहीं दे पाती काम, तो एज पर द मनरेगा एक्ट, ठीक है, उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कि भाई आपको काम की डिमांड की थी, हम नहीं दे पाए, तो 15 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसे हम देंगे।
लेकिन ये जो डिमांड ड्रिवन एस्पेक्ट है ना, ये सफ़र कर रहा है, ठीक है। गेटिंग वर्क एंड वेजेस इज कॉन्टिजेंट ऑन द हाउस होल्ड डिटेल्स दैट आर बीइंग एंटर्ड ऑन द मनरेगा सॉफ्टवेयर। मनरेगा का एक सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ऑलराइट। अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है इस कानून को सबवर्ट करने के लिए बहुत तरीक़ों से। एक होता है वर्क डिमांड को सप्रेस करना, ऑलराइट। अब हमने ये कहा कि बजट के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, चीज़ें कम दिखाई जा रही होती हैं, मतलब पैसा कम दिया गया है। अब होता क्या है ना कि फ्यूअर डेज ऑफ वर्क टू मैनी हाउस होल्ड, ठीक है। बहुत सारे हाउस होल्ड्स को कम दिनों का काम दिया जाता है, और कुछ कम हाउस होल्ड वाले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर उनको मैनी डेज़ का काम दे दिया रहता है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, 10 लोगों को काम दे दिया गया है 100 दिन का, ठीक है, और 50 लोगों को काम दे दिया गया है 30 दिन का। ज़्यादा हाउस होल्ड को कम दिनों का काम दिया गया है, कम हाउस होल्ड्स को ज़्यादा दिनों का काम दे दिया गया है। बेसिकली ये ना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ना एक्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही होती है। ये ऐसा इन्होंने लिखा है, मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ के नए जॉब कार्ड इशू किए गए थे 2019-20 से 22-23 के बीच में, जिसके कारण शोइंग द कंटिन्यूड डिमांड, येट जो एवरेज नंबर ऑफ डेज था ना एम्प्लॉयमेंट का, वो अराउंड 45 डेज तक रहा था। इससे पता चलता है कि डिमांड को सप्रेस किया जा रहा था। अब हम डिफाइन करते हैं कि अनमेट डिमांड को, कि जो डेफिसिट था, जो वर्क डिमांड किया गया था और जितना उनको मिला था। ऑफिशियल्स रजिस्टर भी नहीं करते वर्क डिमांड को MIS के ऊपर, और ये बोलते हुए कि अभी तो फंड ही अवेलेबल नहीं है, तो आपकी रिक्वेस्ट को, डिमांड को भी कैसे हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और इसके बारे में पता चला है सर्वेस के तहत, ठीक है। तो अनलेस जो MIS की डिटेल्स बाहर निकल के आती है ना, हम लोगों के लिए अनमेट डिमांड को कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। आज की डेट में हम लोग जो भी एस्टिमेट्स लगाते हैं ना, वो लगाते हैं बेस्ड ऑन MIS डेटा, लेकिन MIS का भी सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। जो नेशनल MIS रिपोर्ट है ना, वो बताती है कि जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड थे ना जिन्होंने डिमांड किया था, उनको काम मिल गया था, ठीक है। अब बात प्रॉब्लम ये आती है कि जो परसेंटेज होते हैं ना वर्क जनरेट के, वो अवेलेबल होते हैं नेशन वाइड, हर एक स्टेट की पंचायत के। लेकिन जो एग्रीगेटेड परसेंटेज होता है ना, जो डिमांड किया जाता है स्टेट के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, वो MIS की रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होता। वो अवेलेबल होता है हर एक पंचायत के पास, ठीक है। तो अगर हम नेशनल MIS रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमको अनमेट डिमांड की इनकम्प्लीट पिक्चर मिलती है। लेट अस सी वाई। जैसे कि सपोज करो एक हाउस होल्ड के पास, अब ये जो भी था ना, ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, आप इसको समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल से। सपोज करते हैं एक हाउस होल्ड ने डिमांड किया था 7 दिन का काम, और उसको मिला 3 दिन का काम, ठीक है। ध्यान से समझना, अभी ये जो ऊपर वाली बात थी ना, इसको रुको मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, 1 सेकेंड दो मुझे। इतनी हैवी फाइल हो जाती है ना ये PDF, स्क्रीन ही हैंग होने लग जाती है। ओके, अब वो कहना चाह रहा है, लेट अस सपोज करते हैं कि एक हाउस होल्ड था, ठीक है, उसने डिमांड किया था उसको 7 दिन का काम मिलना चाहिए, ठीक है, बट उसको मिला कितना, 3 दिन का मिला, तो कितना बच गया उसके पास, 4 दिन का भी रह गया पेंडिंग, ठीक है। अब एज पर द नेशनल MIS रिपोर्ट, सिंस जो हाउस होल्ड ने डिमांड किया था ना और गॉट वर्क, जो हाउस होल्ड का लेवल ऑफ अनमेट डिमांड था ना, वो 0 आ गया। क्यों? सॉफ्टवेयर क्या दिखाएगा कि इसने डिमांड की थी और उसको काम मिल गया था, वो बस येस नो के ऊपर काम कर रहा है। वो ये नहीं दिखा रहा कि 4 दिन का काम नहीं मिला उसको 3 दिन का काम मिला, वो काउंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट द पर्सन डेज ऑफ द अनमेट डिमांड इज स्टिल 4 days। देयर इज नो नेशनल MIS रिपोर्ट शोइंग दिस। टू अराइव एट अ पर्सन डेज ऑफ द अनमेट डिमांड फॉर ईच स्टेट, हमको स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स पे काम करना पड़ेगा। देखा, समझ गए ना बात। 7 दिन की डिमांड की थी उसने, उनको 3 दिन का काम मिल गया, तो सॉफ्टवेयर ने क्या दिखाया कि डिमांड आई और काम अलॉट हो गया। सॉफ्टवेयर ने ये नहीं दिखाया कि 7 दिन की डिमांड आई थी और काम कम अलॉट हुआ। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पा रहा है वो। तो हमारी जो स्टडी चल रही थी, हम लोगों ने रैंडम, मतलब ये जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं, उनकी भाषा है, इन्होंने एक ऑनगोइंग स्टडी है इनकी, इन्होंने 10 पंचायत के सैंपल लिए थे। रैंडमली उन्होंने किसी ब्लॉक को सेलेक्ट किया था 7 स्टेट में, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरला, वेस्ट बंगाल, 2019-20 के लिए। फिर जो एनालिसिस था ना, वो बेस्ड है कुछ परसेंटेज ऑफ द वर्क डिमांडेड एंड द वर्क डन फॉर 11 लाख वर्कर्स फ्रॉम 1400 पंचायत। अब जो हमारा प्रिलिमिनरी रिजल्ट था ना, उसके अंदर वो सिचुएशंस नहीं थी जहाँ पर वर्क ऑफर किया गया था, बट इधर, यार मैं खुद ही भूल गया, मेरा फ़ोन बज गया ना बीच में, मेरा लिंक टूट गया। इस पैराग्राफ को छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजिंग अ मेथड, इसको बोलते हैं बेसियन हायरार्कियल मॉडलिंग। बेसियन हायरार्कियल मॉडलिंग, we estimated that the weighted average percentage of the unmet demand for these state was 34%, ठीक है। बट जो नेशनल MIS सॉफ्टवेयर था ना, वो कहता है कि हाउस होल्ड लेवल की जो अनमेट डिमांड थी ना, वो थी 11 से 13%। अब यही कहानी है, मतलब वो जो रिपोर्ट में दिक्कत आ रही थी ना, उसी को अगर इन्होंने एक दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया, बेसियन मेथड से, तो बेसियन मेथड बोलता है कि 34% अनमेट डिमांड है।
नेशनल MIS सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है हमारा मनरेगा वाला, वो कह रहा है 11 से 13% की है। ठीक है, अब गैप देखो, ऑलमोस्ट 20% का गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, 20% के अंदर कितना सारा पैसा होगा, और ये तो इन्होंने कम का किया था, इन्होंने तो बहुत लिमिटेड जगह पे किया था ना, 10 पंचायत का किया था सिर्फ, पूरी कंट्री का करते तो कितनी बड़ी डेटा निकल के आता। अब यहाँ पर ना ये मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, इसको नोट डाउन कर लेना। टेकिंग नोट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस, एक 4 सीट की स्टडी का रिलीज जो अक्टूबर 2022 में आई थी, उसे ना अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। नरेगा कंसोर्टियम था और कोड था। इन्होंने भी दिखाया था कि हाई लेवल्स की अनमेट डिमांड थी। इनके अकॉर्डिंगली 39% हाउस होल्ड ऐसे थे उनको सिंगल डे का डिड नॉट गेट ए सिंगल डे ऑफ वर्क डिस्पाइट वांटिंग 77 डेज ऑन एवरेज। इतनी डिमांड के बाद एक दिन भी नहीं मिला था। अब दिस इज अ केस स्टडी जो आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो गवर्नमेंट का कोई भी टॉपिक आता है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, एफिशिएंसी को लेकर के, सर्विस डिलीवरी को लेकर के, ई गवर्नेंस को लेकर के, यूज दिस केस स्टडी। ट्रस्ट में बहुत बड़ी वैल्यू बनती है आंसर राइटिंग के अंदर, यही चीज़ें होती है, इसलिए एडिटोरियल लाइन टू लाइन पढ़ने जरूरी होते हैं। एंड उनके बाद ये भी था कि दोज हु गॉट एटलीस्ट 1 डे ऑफ वर्क, जिनको एक दिन मिला था वो चाहते थे 64 डेज का और ज़्यादा मिल जाए। तो ऐसा पता चला था कि जो टू मीट द फुल एक्सटेंट ऑफ द वर्क डिमांड, जो लेबर बजट था ना, उसको 3 गुना होना चाहिए था। जिन भी ब्लॉक्स में सर्वे किया गया था, अगर 3 गुना बजट होता ना तो शायद इनकी डिमांड पूरी हो जाती। रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री कहती है कि जो लो डिमांड है ना, उसके कारण हम लोगों ने बजट को कम किया है, लेकिन रियलिटी क्या है, ऑपोजिट है। बजट आपने कम किया है तो अब डिमांड भी कम दिखा रहे होते हो। ऑलराइट, तो एक विशियस साइकिल बन गया है, इससे डिमांड को सप्रेस किया जा रहा है। फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, % डेज ऑफ द वर्क डिमांडेड मस्ट बी मेड रेडिली अवेलेबल फॉर ईच स्टेट। देखो, अब तो मैंने आपको लाइन टू लाइन समझा दिया, अब मैं आपको कहानी बताऊँ। ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ना कि मनरेगा जो था ना, MG नरेगा, एक्चुअली इसमें कुछ मनरेगा बोलते हैं, कुछ इसको MG नरेगा बोलते हैं। MG नरेगा की जो स्कीम थी ना, ये आई थी गरीबी हटाने के लिए। गरीबी हटाओ का जो नारा था ना, वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अब मैं आपको पॉलिटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पर ना गरीबी हटाओ का बहुत बड़ा नारा दिया था कि देश में गरीबी हटानी है। तब से शुरुआत हुई थी, पहले वाले लोगों ने काम किया था, बट एक्सेसिव मैसिव कैंपेनिंग जो थी ना, वो इंदिरा गांधी जी ने की थी। यूपीए गवर्नमेंट लेके आती है। ठीक है, उस टाइम पे आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो यही थे ना, मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये लोग एक स्कीम लेके आए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, कि हम लोग 100 दिनों तक कुछ लोगों को काम देंगे। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती, देखो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने ये स्कीम बनाई तो बीजेपी अपोज करेगी, वो तो हमेशा का काम होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, जो रूलिंग होती है उसको ऑपोजिशन के कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। NDA, ठीक है, यानी कि बीजेपी इसमें मेजोरिटी में है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना, तुम इससे ना एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। तुम 100 दिन का काम तो करवा रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, गड्ढा खुदवा रहे हो लोगों से। और ना एक्चुअल में ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आई भी थी, गवर्नमेंट आई थिंक कैग ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें पता चला था कि कुछ पंचायत क्या कर रही थी, लोगों को ना काम देने के लिए, कि भाई अपने सीनियर्स को बताने के लिए, पॉलिटिकली कैंपेन करने के लिए कि इलेक्शन आ रहे हैं, वो क्या करते थे, लोगों को काम देते थे। वो बोलते थे गड्ढा खोदो, एक गड्ढा खोदो, इसकी मिट्टी दूसरे गड्ढे में डाल दो, ठीक है, सारा दिन लगे रहो, यही काम करते रहो, तो तुमको पैसा मिल जाएगा 100 दिन का। ऐसे ये हुआ था। तो इसलिए इस बात को जब ये बात पता चलती बीजेपी को, तो बीजेपी ने इसको अपना मुद्दा बना लिया था कि गड्ढा खोदने वाली। इसी बात को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये बोला भी था कि मतलब उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था इस चीज़ को आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, कि जो आप लोगों ने मनरेगा में किया है ना लोगों के साथ, ये बहुत गलत था। इसलिए ये गवर्नमेंट राइट ना इसकी जो बजट है ना उसको रिड्यूस करती जा रही है। वो चाह रही है कि स्कीम को हम बंद कर दें। देखो भाई, इससे गरीबी तो मिटी है, ये बात तो सच है, ठीक है। ये तो वर्ल्ड बैंक ने भी कंसिडर किया था कि मनरेगा स्कीम सक्सेसफुल रही थी, बट मनरेगा स्कीम के अंदर ना प्रॉब्लम यही आई है, इसको इंप्लीमेंट कर पाना, और अभी दूसरी गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी है। तो ये सब मुद्दा चलता रहेगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ स्टैटिस्टिकल और फैक्चुअल बातों पे जाना है। मोदी जी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, वो आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, बट कंसिडरिंग यू आर गोइंग टू बिकम एन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, आपको पता होना चाहिए स्कीम के बारे में। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल, एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट ट्वीक्स ऑन द डायरेक्टिव नॉर्म्स आर वेलकम बट लेजिस्लेशन विल बी बेटर। सुप्रीम कोर्ट है ना, डायरेक्टिव नॉर्म्स यानी कि कुछ नियमों कानूनों के अंदर थोड़े से बदलाव किए थे। यहाँ पर बात की जा रही पैसिव यूथनेशिया की। भारत के अंदर ना 2018 के अंदर पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया था। देखो, 2 तरह की यूथनेशिया होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये होगा कि ना जो व्यक्ति, पेशेंट जो होता है ना, जो डेथ बेड पर होता है, उसको इंटेंशनली या तो इंजेक्शन दिया जाएगा किसी चीज़ का, या फिर कोई टैबलेट दी जाएगी, जिसके कारण जो उसको देगा ना डॉक्टर, वो डॉक्टर विल बी कॉजिंग द डेथ एक्टिवली। ठीक है, एक्टिव के अंदर दे गिव समथिंग, कुछ देते हैं उस पर्सन को। पैसिव के अंदर क्या होता है ना, रिमूव द लाइफ सपोर्ट,
यानी कि उसको जो ऑलरेडी लाइफ सपोर्ट था, यानी कि ऑक्सीजन जो थी ना, ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे, ठीक है, कोई और मेडिसिन वगैरह दे रहे हो देना बंद कर देंगे। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? एक के अंदर ऑलरेडी जो सपोर्ट दे रहे थे वो बंद कर दिया, एक के अंदर कुछ नया देंगे उसको। तो इंडिया के अंदर हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018 में पैसिव यूथनेशिया हम लोग अलाउ कर देंगे, एक्टिव हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, और वो भी केस टू केस करेंगे। अब हुआ क्या था ना, उसमें बहुत सारे सेफ गार्ड लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑलराइट, कि भाई पेशेंट की ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ के डिसीजन है भाई, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म किया जा रहा है, एंड उसका एक अधिकार होता है डिग्निफाइड डेथ का। इन सबको हम लोगों को प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा होगा। हावेवर डॉक्टर्स को बाद में पता चला कि कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन जो थी ना वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बन गई थी, उनके लिए रुकावट का कारण बन चुकी थी। तो रिसेंट में अभी एक ऑर्डर आया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, उन्होंने ना पुराने जो डायरेक्शन थे ना उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था ताकि उनको वर्केबल बनाया जा सके, है ना, और उनको सिंपल बनाया जा सके। जो एडवांस डायरेक्टिव था ना, नो मोर नीड्स टू बी काउंटर साइंड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एडवांस डायरेक्टिव मतलब ये सब सहमति का प्रोसेस जो था ना उसको और सिंपल कर दिया गया। उसमें पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी एक काउंटर साइनिंग चाहिए होती थी, उन्होंने कहा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा आप एक काम कर सकते हो, जो नोटरी होता है ना या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर होगा ना उसकी अटेस्टमेंट करा सकते हो, एंड इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट ये इनफ रहेगा कि जो नोटरी या फिर ऑफिसर है ना वो सेटिस्फाइड हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट था ना उसको वॉलेंटरली एग्जीक्यूट किया जा रहा है बिना किसी फोर्स के एंड बिना किसी इंड्यूसमेंट यानी कि दबाव के या प्रभाव के, और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही काम किया जा रहा है। जो ओरिजिनल गाइडलाइन थी ना, दैट द एग्जीक्यूटर शुड नेम ए गार्जियन और ए क्लोज रिलेटिव, पहले ही था कि जो एग्जीक्यूटर होगा ना वो बताएगा कि भाई ये गार्जियन है या फिर ये इसका नज़दीकी रिश्तेदार है, हु विज भी जो ऑथराइज होगा, जो सहमति देगा टू रिफ्यूज़ और विदड्रॉ द मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि पैसिव मतलब कहना ही चाह रहा है। एग्जीक्यूटर कौन होगा? डॉक्टर ही होगा, जाहिर सी बात है। डॉक्टर के पास ना डॉक्टर एक पर्सन का नाम बताएगा गार्जियन की, भाई ये पेशेंट है, इस पेशेंट का ये रिश्तेदार है, ठीक है, और इस रिश्तेदार की परमिशन के साथ इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट को विड्रॉ किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ एग्जीक्यूटर बिकमिंग इनकेपेबल ऑफ अ डिसीजन हैज़ बीन मॉडिफाइड टू नेम मोर देन वन गार्जियन और रिलेटिव, यानी कि कभी कभी जो एग्जीक्यूटर होगा ना, अब कोई भी हो सकता है, तो वो अगर इनकेपेबल है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो एक या फिर एक से ज़्यादा गार्जियन रिश्तेदार को इस चीज़ की परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है, ये चीज़ बताई गई। तो ये चेंजेस किए गए छोटे छोटे। अब इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट बीइंग टास्क विद इन्फॉर्मिंग द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट का काम था ना फैमिली मेम्बर्स को उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने का, इन केस दे आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब जो ऑनर्स जिम्मेदारी है ना, अब वो है पर्सन देमसेल्व्स टू हैंड ओवर अ कॉपी ऑफ द एडवांस डायरेक्टिव टू द गार्जियन और द क्लोज रिलेटिव्स नेम्ड इन इट एज वेल एज टू द फैमिली फिजिशियन। जाहिर सी बात है इतना डिटेल में आएगा नहीं एग्जाम में कहीं पर भी, बट मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ों को। नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ना हॉस्पिटल इटसेल्फ, हॉस्पिटल अपने आप से अब एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो सर्टिफाई करेगा कि जो इंस्ट्रक्शंस थी ऑन रिफ्यूज़ल और विड्रॉल की, ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो हटाना है ना उसको लेकर के जो इंस्ट्रक्शन थी ना वो अच्छे से कैरी आउट की गई है। ये मेडिकल बोर्ड हॉस्पिटल खुद सेटअप करेगा। हॉस्पिटल एक सेकेंडरी बोर्ड भी बनाएगा, उसमें एक डॉक्टर नॉमिनेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो प्राइमरी बोर्ड के सर्टिफिकेट को एंडोर्स करेगा। एंडोर्स करने का मतलब था सराहना करेगा कि ठीक है मैंने इसको पढ़ लिया और मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ, ये होता है एंडोर्समेंट। द चेंज हेयर इज़ कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा ना अब उसको सेकंड मेडिकल बोर्ड नहीं बनाना है, जो कि 2018 के जजमेंट के अकॉर्डिंगली बनाना था। तो यू सी मजिस्ट्रेशन, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनके ऊपर बर्डन कम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और बहुत हद तक चीज़ों को सिंपल कर दिया ताकि हॉस्पिटल अपने लेवल के ऊपर डिसीजन ले सके। जो स्क्रूटनी बोर्ड्स के द्वारा की जाएगी ना holds good even in the case in which there is no advance directive, but जब patient is not in a position to make any decision, तो कभी कभी अगर patient को लगेगा कि वो डिसीजन नहीं बना पा रहा है और हॉस्पिटल उसके ऊपर डिसीजन बना जा पा रहा है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। नई गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने बात की थी कि जो मेडिकल बोर्ड के लोग होंगे ना उनकी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन, इसके ऊपर भी कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। पहले ऐसा नहीं था, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। अब while such guidelines are useful and necessary to implement the concept of living will, it is time। तो अब पूरे आर्टिकल का कहने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव तो कर दिए, लेकिन एक्चुअल में देखो कहना क्या चाह रहा था, ऊपर कितने गया, अरे यार, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ट्वीक्स ऑन डायरेक्टिव नॉर्म्स वेलकम, सुप्रीम कोर्ट्स ट्वीक्स ऑन द डायरेक्टिव नॉर्म्स आर वेलकम बट लेजिस्लेशन विल बी बेटर। लास्ट में वो यही कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि अब समय आ गया कि पार्लियामेंट को ना एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना देना चाहिए
पैसिव यूथनेशिया को लेकर के, या फिर सिंपल यूथनेशिया को लेकर के बना दो। इस तरह के कारण, लॉ के कारण ना, जो भी एडवांस डायरेक्टिव्स होते हैं उन सबकी हम लोग रिपोजिटरी भी बना पाएंगे, कलेक्शन भी बना पाएंगे, ताकि फ्यूचर के अंदर हमें ये पता चलना पाए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, रूल्स गाइडलाइंस का अच्छे तरीके से। तो ये वाला था हमारा छोटा सा एक और एडिटोरियल। वी हैव दिस एडिटोरियल पंक्चरिंग द टाइज। अब बात ये हुई है कि जो बलून था चाइना का यूएस के अंदर, उसको उन्होंने फोड़ दिया। तो द शूटिंग डाउन ऑफ द चाइनीज सर्वेलेंस बलून बाय द यूएस मिलिट्री हैज सर्व्ड अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट दैट कैरेक्टराइजेज रिलेशंस बिटवीन वर्ल्ड टू बिगेस्ट पावर्स। बात यहाँ पर यही की जा रही, दो मेजर कंट्रीज ना, एक छोटा सा इशू था, इसको समझेंगे ना अगर और डीप में समझ में आएगा कि यूएस ने जो स्टेप लिया एक्चुअली में सही स्टेप लिया था। तो हुआ ये था, लास्ट वीक में मोंटेना के ऊपर ना एक बलून दिखाई दिया था, तो उसके कारण एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ गया था यूएस के बीच में और चाइना के बीच में। यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मैंने आप लोगों को उस दिन डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब उनकी साइड से उनका SOS का मतलब होता है हमारे यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। हमारे यहाँ पर जैसे डॉक्टर S जयशंकर जी है ना, तो उन्हीं के काउंटर पार्ट यूएस के अंदर होते हैं एंटनी ब्लिंकन। तो उनका ना एक विजिट था, वो चाइना जाने वाले थे 6 फरवरी को, यानी कि डे बिफोर येस्टरडे। आज 8 फरवरी है, तो 6 फरवरी को वो चाइना जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये यूएस में बलून देखने को मिला और इन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। तो 2018 के बाद ना ये पहला विजिट था यूएस के टॉप डिप्लोमेट का। ही इज़ अ टॉप यूएस डिप्लोमेट पोजीशन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो तकरीबन कुछ 2 महीने से चल रहा था इनका काफ़ी काम, कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इनके जो भी संबंध इनको सुधारा जाए। फिर जो बाइडेन जो नवंबर में मिले थे G20 की बाली समिट में और शी जिनपिंग के साथ, वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि ठीक है, इसको अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करते हैं। अब ये जो बलून की कंट्रोवर्सी हुई ना, इसके कारण ये पूरा का पूरा जो एफर्ट थे ना, सारे के सारे फ्रजाइल हो गए, वीक हो चुके हैं। जो पूरा का पूरा प्रोसेस था ना कि इनके रिलेशंस को स्टेबल करना था, वो पूरा का पूरा पंक्चर कर दिया गया। लाइन बड़ी अच्छी यूज़ की गई, पंक्चरिंग द टाइज। एक्चुअली में इन्होंने बलून को पंक्चर किया ना, तो पंक्चर क्या किया गया, टाइज को पंक्चर किया गया। बीजिंग अपना एक स्टेटस मेंटेन कर रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारा सिविलियन था, यानी कि मीटरोलॉजिकली हम लोगों ने इसके अंदर डिवाइसेस लगाए थे डिटेक्ट करने के लिए, मौसम के लिए, बट ये कहीं बाय मिस्टेक ही ड्रिफ्ट ऑफ हो गया था। एंड उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने इसको शूट किया ना, तो अब उस पर एक ओवर रिएक्शन दिया आपने, यूएस ने एक ओवर रिएक्शन दिया, ऐसा चाइना का कहना है। यूएस ने कहा कि ये ना सर्वेलेंस के लिए रखा गया था बलून, ठीक है, कि जब ब्लिंकन की विजिट होने वाली थी ना, तो एयर स्पेस के अंदर फॉर एज अ ग्रेव प्रोवोकेशन, ठीक है, और वन इट पॉइंटेड आउट दैट बीजिंग टू वुड नॉट हैव बीन टॉलरेटेड। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कर देते इस ऐसी विजिट के दौरान पे, अगर हमारा कोई चीज़ अगर चली जाती चाइना के ऊपर, तो चाइना भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता। यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि ये पहला सर्वेलेंस नहीं था बलून का जो स्पॉट किए गए थे अमेरिकन स्काइज में। ऐसे इंस्टांसेस डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे उस समय भी देखने को मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि जापान में 2020 में ऐसा एक देखने को मिला था और 2021 के अंदर भी, एंड इंडिया का जो अंडमान था ना, वहाँ पर भी लास्ट ईयर 2022 में भी ऐसे बलून्स देखने को मिले थे। तो ये जो गवर्नमेंट थी ना, इंडिया वाली और जापान वगैरह की, इन सब ने ना कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया था कि बलून को शूट डाउन करने का, है ना। तो बेसिकली हो ये रहा है ना, वो कह रहे हैं कि आज की डेट के अंदर इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो एडवांस सैटेलाइट से प्रोवाइड की जाती है। तो कोई इतना सोचता नहीं, इन कंट्रीज इतना नहीं सोचा कि ये तो इंटेलिजेंस को सर्वेलेंस के लिए रखे गए होंगे। इनको भी ये लगा कि नॉर्मल सा कोई मीटरोलॉजिकल होगा, अगर चाइना को सर्वेलेंस ही करना होगा तो सैटेलाइट का इस्तेमाल कर लेगा, बलून क्यों भेजेगा, क्योंकि आज की डेट में ऐसा ही होता है। इसी कारण से अब हो ये रहा है कि नई न्यू दिल्ली इंडिया को और जापान को ना, दे मे नाउ बी प्रॉम्प्टेड, है ना, कि इन्होंने जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया था ना, अब इनको रीअसेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। फिर बीजिंग इस चीज़ को देखेगा, दोबारा से रिकंसिडर करेगा कि क्या बेनिफिट्स एंड कॉस्ट होते हैं अगर उनको वो प्रोवोकेट करते हैं किसी दूसरे को इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो अब ऐसा माना ही जा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दे मे हैव अलाउड द बलून टू क्वाइटली ड्रिफ्ट अवे हैड इट नॉट बीन स्पॉटेड इन मोंटेना। उन्होंने कहा कि मोंटेना में नहीं होता ना, तो मे भी हम इसको अलाउ करते हैं कि ड्रिफ्ट अवे चला जाएगा। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ना इंटेंस क्रिटिसिज्म मिल रहा था उनकी खुद की कंट्री के अंदर, या आपने पहले इसको शूट डाउन क्यों नहीं किया। तो इसी रिस्पॉन्स के अंदर जिस तरीके से ब्लिंकन की विजिट कैंसिल कर दी गई थी, ये इससे भी पता चलता है कि चाइना जो है ना, अभी यूएस के पॉलिटिक्स के अंदर एक हॉट बटन इशू बन गया है। मतलब यार जाहिर सी बात है ना, मैं जैसे इंडिया में कहीं पर भी रह रहा हूँ, अब मैं देखूँ कि किसी चाइना के कंट्री का कोई बलून मेरे सर के ऊपर है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी गवर्नमेंट उसके ऊपर शांत रहे, ट्रस्ट में नहीं चाहूँगा, क्योंकि चाइना के साथ हमारा रिलेशन इतने स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का आ जाए, चाइना का आ जाए, हम लोग बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें क्या पता क्या है उसके अंदर। अभी तक तो चाइना कह रहा था कि मीटरोलॉजिकल है, सिविलियन है, बट एक्चुअल में वो सर्वेलेंस कर रहा हो तो उसमें कैमराज वगैरह से वो जाहिर, उन्होंने जब ये बोला कि मीटरोलॉजिकल है, तो जाहिर सी बात थी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिवाइसेस लगे हुए थे, कैमरा वगैरह,
जो वेदर के बारे में कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी कि वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भेज रहे थे। अब वो उनकी कंट्री में उसका क्या यूज़ कर रहे हैं हमें थोड़ी पता, तो यही प्रॉब्लम है। 2001 के अंदर भी यूएस और चाइना ने था ना अपने कुछ टेंशन्स वगैरह को, कोलिजन वगैरह को थोड़ा सा कम रिड्यूस किया था, क्योंकि एक कोलिजन हो गया था। यूएस का एक स्पाई प्लेन था और चाइना का फाइटर जेट था, तो चाइना के अंदर जो हैनान आइलैंड थे ना, वहाँ पर इनका कोलिजन हुआ था। उसके बाद भी उन्होंने अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो अगर ऐसा कोई दूसरा क्राइसिस होता है, पर्टिकुलरली जब बात की जाती है इनकी राइवलरी, जो इनकी दुश्मनी उसको और इंटेंस करने के लिए, तो ताइवान एक मुद्दा हो सकता है ना, क्योंकि ताइवान के अंदर यूएस भी अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना चाहता है और चाइना वहाँ पर कुछ कर नहीं देता। चाइना के वहाँ पर अक्सर देखोगे तो उनके जो जेट्स वगैरह होते हैं ताइवान के आसपास से गुजर रहे होते हैं, तो ताइवान की जो फोर्स है वो हमेशा रेडी रहती है। तो ये मुद्दा था यहाँ पर। अभी कई दिनों से न्यूज़ में आ रहा था ना, बट ये एडिटोरियल अच्छा था, मैंने जब पढ़ के देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इसे हमें डिस्कस करना चाहिए। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। हम लोग 2016 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कवर करेंगे। अगर आप में से कोई नया है जो पहली बार देख रहा है इस सेशन को, तो PDF प्रोवाइड नहीं की जाती है, और इंटेंशन ये है कि आप पहले से क्वेश्चन को लिख के रखें एंड फिर साथ में चेक करते रहें। कुछ नया आपको मिले तो आप उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बस इतना ही है, यहाँ पर ये 150 वर्ड्स का, यानी कि 10 नंबर का है। तो ये है हमारे पास जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे है, एंड दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। स्टार्ट करते हैं। अब जॉन रॉल्स के बारे में अगर नहीं पता होगा, देखो इस साल ना ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आए थे, लाइक सेकंड ARC के बारे में पूछ लिया गया था, गांधी जी के सिंस के बारे में भी हम लोग आगे कवर करेंगे। तो ये जॉन रॉल्स के बारे में ना एथिक्स में बेसिकली पढ़ाया ही जाता है। 2016 में जब किसी ने पेपर दिया होगा, इसने अगर जिसने भी बुक को पढ़ा होगा, जो भी अवेलेबल बुक थी, तो उसे पता होगा कि जॉन रॉल्स कौन है। ये मत सोचना कि यार ये तो किसी थिंकर के किसी कॉन्सेप्ट के बारे में इतना डेप्थ में जा रहे हैं। ये वाली चीज़ें ना बहुत बेसिक में आती हैं, ये आपकी बुक्स में होती हैं, स्टैटिक कंटेंट है एथिक्स का। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि यार ये तो कहाँ ही मिलेगा, इसमें तो बहुत दिमाग चाहिए होगा। ये हर बुक में गिवन होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है सोशल जस्टिस का? रोल्स फर्स्ट गेव द थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। व्हेन मेकिंग डिसीजंस वन मस्ट ऑलवेज कंसिडर द ग्रेटर गुड। He created the principles of justice, principle of equal liberty, and the difference principle. He fostered the ideas of original position and the veil of ignorance. अब ये सब चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, डिफरेंस प्रिंसिपल, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये सब कुछ गिवन है जॉन रॉल्स के बारे में। जहाँ भी आप बुक में पढ़ोगे ना, तो हम लोग यहाँ पर जॉन रॉल के बारे में बता दें कि उन्होंने क्या बताया था जस्टिस को, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में कैसे बताया था, कौन से 2-3 उन्होंने चीज़ें और भी ऐड की थी। फिर उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी है ना, लिबर्टी शुड बी इक्वल अमंग्स द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट लाइक फ्रीडम, लाइफ एंड लिबर्टी एट्सेट्रा। सेकेंड था डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी मस्ट समटाइम्स ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू अचीव अ ट्रू जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, हम लोग रिजर्वेशन देते हैं ताकि उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। देन थर्ड, द original position is abstraction from reality in which people know nothing about themselves. They are asked to choose principle of justice from behind a veil of ignorance. In the Indian context, this has resulted in equal rights, liberties, educational and employment opportunities. देखो ये वाली जो लाइन लिखी गई है ना यहाँ पर, इनको ना कनेक्टर्स बोलते हैं। ये ना आपके आंसर्स के अंदर ना बहुत स्मूथ ट्रांजिशन लेके आता है फ्रॉम वन सेक्शन टू दी अनदर वन। बट होता क्या है ना कि GS के आंसर्स के अंदर ना इस तरह के कनेक्टर्स डाल पाना ना बड़ा ही डिफिकल्ट जॉब है। इसके लिए आप लोग अगर कुछ टॉपर्स की अगर आंसर शीट पढ़ोगे ना, आपको दिखाई देगा कि उनके मार्क्स इतने अच्छे इसलिए होते थे क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को इंसर्ट कर पाते थे। आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यू समराइज द सेक्शन ऑफ दिस ऑल्सो। आपने, एक तो होता है ऑल ओवर आंसर को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, एक होता है कि हम लोग इस सेक्शन ऑफ क्वेश्चन को ही पूरा का पूरा समराइज कर देते हैं 2-3 लाइन के अंदर, कि भाई आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, हमने 3 पॉइंट बता दिए, एंड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिस हैज़ रिजल्टेड, दैट मीन्स देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट। ये 3 हमने आर्ग्यूमेंट दिए थे, 1, 2 एंड 3। इस आर्ग्यूमेंट का एक एविडेंस हमने यहाँ दे दिया, उसका रिजल्ट दे दिया कि इसके कारण हुआ क्या है, द नेक्स्ट स्टेप फर्दर क्या हुआ, इसके कारण इक्वल राइट्स आए, लिबर्टीज आई, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई। ये एक टेक्निकल चीज़ होती है, ये जो पार्ट था ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ इसकी अगर आपको पकड़ बनानी आ गई ना, तो एग्जामिनर ना आपके क्वेश्चन के अंदर ना स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं निकाल सकता। जिसे हम बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी इन द आंसर, वो गड़बड़ नहीं निकाल पाएगा। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करती हैं ये चीज़ें।
तो इसके ऊपर फोकस करना, दिस इज समथिंग जहाँ पर आपको मुझे लगता है आंसर राइटिंग में अपना 40 से 50% टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर ये आ गया ना तो एक ही बारी में मेंस क्लियर कर दोगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये, अच्छे को नहीं पता था इसके बारे में। फिर हम लोगों ने इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया, थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस एज फेयरनेस। तो इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, ओरिजिनल पोजीशन प्लस वेल ऑफ इग्नोरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल। सो फ्रॉम इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर गारंटीड। ओरिजिनल पोजीशन प्लस वेल ऑफ इग्नोरेंस से फेयर डिसीजंस आर मेड। डिफरेंस प्रिंसिपल से वी अपलिफ्ट दी मार्जिनलाइज सेक्शंस। तो देखो ये भी वही चीज़ है, हम लोगों ने जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी थी ना, उन सबको एक फ्लो चार्ट में मैनर में भी प्रेजेंट कर दिया। तो दीज आर लाइक वैल्यू एडिशंस। ये क्या लिख दिया मैंने, इन कैन बी फर्दर अप्लाइड टू, अभी इट आना चाहिए था, देखो इट कैन बी फर्दर अप्लाइड। अगेन ये वाली लाइन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट कैन बी फर्दर अप्लाइड टू, आगे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन दे दी ना इसको, इसे हम फर्दर अप्लाई कर सकते हैं टू असर्टेन द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस फाइंड्स एप्लीकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उसने यही पूछा था ना हमसे, एनालाइज करो जॉन रोल का जो कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। खत्म। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्कस द पब्लिक सर्विसेज कोड, PSC, पब्लिक सर्विस कोड, एज रिकमेंडेड बाय सेकंड ARC। सेकंड ARC ने एक पब्लिक सर्विस कोड रिकमेंड किया था, उसको हमें डिस्कस करना है। अगेन 10 नंबर का ये, तो यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो सेकंड ARC लिखा, उसको बॉक्स में डाल दो। एग्जामिनर की आंखों से ना उसे बचने मत दो, कि गलती से भी स्किप नहीं होना चाहिए, उसको दिख जाना चाहिए कि हाँ आपने सेकंड ARC का क्वेश्चन लिखा था, मैंने वहीं से शुरुआत कर दी। सेकंड ARC स्टेटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड, सिविल सर्विस कोड विच कैन बी सम्ड एट 3 लेवल्स। पहला लेवल था वैल्यूज एंड एथिकल स्टैंडर्ड, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपको ना हर जगह नंबरिंग डालने की जरूरत भी नहीं होती है, कभी कभी इस तरह के एरोज भी बना दिया करो, बट ये एरोज कब बनाओगे ना, तब आप ये देख पाओ कि ये एक लाइन में ही चल रहा होगा। ये वाले एरोज में ना कुछ लोग एरोज बना देते हैं, फिर एक लाइन लिखते हैं, उसमें नीचे नीचे चल रहे होते हैं, वहाँ पर ना इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बन पाता। इसमें जब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर ये वाले एरो अच्छे बनते हैं। अब इनका भी बनाने का तरीका होगा, आप लोगों ने देखा होगा मैंने इनको बहुत सारे आंसर्स में यूज़ नहीं किया होता, क्योंकि वहाँ पर छोटे पॉइंट्स नहीं होते। जहाँ छोटे पॉइंट्स हो वहाँ इनका इस्तेमाल करो। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज अ प्रिंसिपल और रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट गाइड द डिसीजंस एंड द प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 implements them. There is no code of ethics in India, and hence ARC recommended that in addition to upholding the constitutional spirit, the civil servants shall be guided by following values. Since हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ARC ने कहा कि ये कुछ चीज़ें इनको फॉलो करो। Adherence to the highest standards of integrity and conduct, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy and compassion towards the weaker sections, accountability and ownership, devotion to duty, exemplary behavior. फिर हमने लिखा the role of code of ethics and the public service code brings human value in administration, build on public trust, hence collaboration with the administration, solves the issue of conflict of address, ensures ethical governance. अभी code of ethics क्या करता है, ये सारी चीज़ें करता है। So in line with this draft of public service bill 2007 was proposed the code of इसने मतलब 2007 में एक ड्राफ्ट आया था, उसने प्रपोज किया था कोड ऑफ एथिक्स। उसमें कुछ चीज़ों की हमने बात की थी, पेट्रियोटिज्म की, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, डिलीजेंस, कर्टसी एंड ट्रांसपेरेंसी। हालांकि ये ड्राफ्ट ही था और अभी तक ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, अदरवाइज हमारे पास आज की डेट में कोड ऑफ एथिक्स होता। 7, 5, 3 कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, याद रखना। कोशिश करो 7 मिनट में लिखने की, कोशिश करो 5 पॉइंट्स टच करने की, कोशिश करो 3 डायमेंशंस टच करने की। एग्जाम में यही करना होगा। एग्जाम में इसको रेप्लिकेट करने के लिए अभी कोशिश करो 6 मिनट में लिखने की, 5 पॉइंट्स लिखने की और 3 डायमेंशन टच करने की। मैं ये बहुत रिपीट करता हूँ, मैं करता रहूँगा जब तक ये सीरीज चलाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी ए पार्ट और बी पार्ट है। 4 का ए पार्ट बोलता है करप्शन कॉजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। डिस्कस कौटिल्याज व्यू। अब देखो यहाँ कौटिल्य के बारे में भी आपको बुक में गिवन होता है, आपके ना एथिक्स के सिलेबस में गिवन है, थिंकर्स एंड फिलोसफर सिलेबस में लिखा हुआ है, यूपीएससी की जो PDF होती है, इसलिए हर बुक के अंदर एक समरी होती है थिंकर के बारे में। तो कौटिल्य के बारे में छोटी सी समरी होती है, जहाँ भी आप जिस भी बुक में पढ़ते हो ना, हर बुक में गिवन होता है। और प्रीवियस क्वेश्चन को देख के हमें समझ में भी आता है कि इनके बारे में पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने यही कहा था करप्शन कॉजेज द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया हमको और उन्होंने कहा कि ये कौटिल्य के व्यू थे।
भ्रष्टाचार में कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो थे ना, उनकी बात की जा रही है। चाणक्य का एक नाम था कौटिल्य। तो उनका कि उनके व्यूज़ को ये उनका व्यू था, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, कौटिल्य ने इन को कौटिल्य लिखा, उसको बॉक्स में डाल दिया। शुरुआत में ही हाईलाइट कर दो, एग्जामिनर की आंखों को भटकने मत दो। कौटिल्य in Arthashastra highlighted the necessity of moral values in socio-political life and administration. He mentions that corruption is a termite which transforms administrative machinery into hollow framework by promoting unethical practices and inefficiency into the system. सिंपल सा एक उनके बारे में बता दें कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस तरह से, अब देखो जो भी स्टूडेंट होगा या किसी बच्चे ने कभी अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा और उसमें ये देखा होगा कि करप्शन क्या होता है, नहीं पता होता। बट हम क्या करते हैं कि हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, कौटिल्य ने क्या ही कहा होगा करप्शन के बारे में, ऐसी बातें कही होती हैं। अब जब करप्शन के बारे में पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपको समझ में आ जाता है। अब आपने एक बार ये पढ़ लिया ना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम करप्शन के ऊपर कुछ भी आएगा ना, आप लिख सकते हो कि इवन कौटिल्य इन अर्थशास्त्र मेंशन्ड करप्शन एज ए टर्माइट विच ट्रांसफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इतना लिख दो, कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी उसमें। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके उनको ढंग से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन याद कर लो इनको। फिर उसने बात की थी क्वेश्चन में मिस यूज़ ऑफ ट्रेजरी की। ट्रेजरी मतलब खजाना। टैक्स पेयर का मनी इज मिस अप्रोप्रिएटेड, ब्लैक मनी डजंट गो टू द एक्सचेकर, रेजेस कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड अफेक्ट्स डिलीवरी ऑफ सेम, करप्शन डिस्टॉर्ट्स मार्केट्स एंड रिड्यूसेस इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। इस तरीके से उसका ट्रेजरी का खजाने का मिस यूज़ होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी में करप्शन ब्रीड्स करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार से और अधिक भ्रष्टाचार होता है। Ethical fabric of the administration is weakened, reducing moral motivation of the honest officers. Then it increases administrative cost, reduces transparency and accountability. Third था obstruct करता है national development को। Resources are diverged to prevent and detect corruption, जैसे कि demonetization. Welfare measures take a toll due to reduced revenue with government. Third, individual and communitarian ethics take a toll, hurting the rational development. Treasury, administration, national development. Country suffers, ethical framework suffers further, leads to corruption affects treasury, administration, national development. सर्कल दिख गया थोड़ा सा बनता हुआ, एक गलत चीज़ दूसरी चीज़ को ब्रीड कर रही है। तो करप्शन इज ब्रीडिंग करप्शन। जो चीज़ हम लोगों ने सेंटेंस में बोली थी उसका छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना दिया। Hence, it is responsibility of citizens and government to tackle the menace of corruption. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट पढ़ते हैं। बोल रहा है हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएजन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, कौटिल्य के व्यू पूछ लिए, सेकंड एआरसी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, जॉन रॉल्स के बारे में पूछ लिया। और अब यहाँ अच्छा, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें गांधी के सिंस के बारे में भी बात की थी, गांधी जी के सिन। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान से, यानी कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, गवर्नमेंट का कैंपेन था, उससे उसने पूछा कि सोशल इन्फ्लुएंस मतलब सामाजिक प्रभाव और परसुएशन, इनके कारण ये जो पूरा का पूरा जो इवेंट था, ये जो स्कीम थी गवर्नमेंट की स्वच्छ भारत की, ये सक्सेसफुल कैसे हो गई। उसने खुद ही पूछा कि बताओ इसका सक्सेस का कारण, यूजिंग दीज 2 टूल्स। उसने आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया है। अब यहाँ पर बैठ करके ना इसमें मत लग जाना स्वच्छ भारत अभियान इस साल शुरू हुआ था, उस साल शुरू हुआ था, नहीं, ये GS 1 2 3 का क्वेश्चन नहीं, GS 4 का क्वेश्चन है, तो तरीका बदल जाएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान इज अ मैसिव मूवमेंट दैट सीक्स टू क्रिएट अ क्लीन इंडिया, अ ड्रीम क्लोज टू गांधी जीज हार्ट। ठीक है, गांधी जी का कॉन्सेप्ट लेके आने, क्योंकि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं। ये मत लिखना कि स्वच्छ भारत अभियान 2016-17 में शुरू हुआ, इतना एरिया क्लीन कर दिया गया था, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये सब बकवास GS 4 में नहीं करनी है, बहुत रेयरली करना होता है, बहुत रेयरली। सोशल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे। सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल्स थॉट्स और द एक्शंस दे आर अफेक्टेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बाय अदर पीपल एंड ग्रुप्स। Its types as given by Kalman can contribute to mission. Kalman ये एक थिंकर का नाम है। अब देखो मैंने कितने सारे जो आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया था कि कुछ जो कीवर्ड्स आते हैं ना सोशल इन्फ्लुएंस का, आपको पता होना चाहिए। कैलमन ने बताया था इसके टाइप्स के बारे में, तो ये लिख लो, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर फिर क्वेश्चन रिपीट होगा फ्यूचर में, देखना आपको पता होना चाहिए कि कैलमन ने इसके बारे में बात की थी। देन कंप्लायंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट ओपन डेफिकेशन बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स टू अवेल बेनिफिट्स। Identification is used with celebrities campaigning for cleanliness. Internalization is developed by sensitizing families, elders, and women. Social influence can make it a popular movement as desired. As desired factors like chairman of celebrity, message content, emotional appeal,
सेलियंस एट्सेट्रा शेल बी यूज। इन तरीकों से हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ वगैरह को चेयरमैन बना देते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, मैसेज का कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। स्वच्छ भारत तो आपको पता ही होगा कैसे कैसे प्रमोट किया गया था। फिर हम लोगों ने इसी चीज़ को फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश की। मैंने ना कुछ हैंडराइटिंग में गड़बड़ की है, ये वाला आंसर्स मैंने साफ साफ नहीं देखे, बड़ी अजीब सी कर रखी है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, बट थोड़ा माफ़ करना। ये गलतियाँ ऐसी कोशिश करना प्रैक्टिस कर करके, इवन ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है ना आपकी शीट के ऊपर, ये भी ना हो, अवॉइड करना। अब हो जाती है वो अलग बात है, बट अवॉइड करना। सोशल इन्फ्लुएंस फॉर स्वच्छ भारत, अर्ली मेजॉरिटी स्टार्टेड यूजिंग टॉयलेट्स, लेट मेजॉरिटी ज्वाइन, बिकम्स अ पॉपुलर मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर दी। अब हम लोग परसुएशन पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू परलॉफ, अभी परसुएशन को लेकर के एक थिंकर है, उन्होंने कहा परसुएशन इज अ प्रोसेस इन विच कम्युनिकेटर्स डेलिबरेटली ट्राई टू कन्वीन अदर पीपल टू चेंज देयर एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स रिगार्डिंग एन इशू। परसुएशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मिशन as it leads to attitude and behavioral change against open defecation. It uses verbal and non-verbal communication to persuade targets to maintain cleanliness. बता दिया हम लोगों ने, ओपन डेफिकेशन के भी बारे में मेंशन किया, यानी कि स्वच्छ भारत से इसको कनेक्ट कर दिया। फिर कंक्लूजन में भी हैंस सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कैन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया पूरा, 3 हो गया, 4 हो गया। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 5 में भी 2 हैं, ए हैं और बी नहीं। अच्छा, तो 5 तो एक ही हो गया ना। हाँ, उसने टोटल, हाँ ये एक ही क्वेश्चन है, 2 पेज में, एक पेज में पार्ट ए डिस्कस करना है, एक में पार्ट बी। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है, एक ही क्वेश्चन है ये। एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में अलग अलग थे, पार्ट ए में 10 नंबर का अलग था, पार्ट बी 10 नंबर का अलग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ओवरऑल 10 नंबर का है, उसके अंदर ए और बी है, 6 भी ऐसा है, तो थोड़ा टाइम कम लगेगा हमारा। और हम लोग ऐसे करेंगे, उसके बाद हम लोग 7 और 8 करेंगे एंड फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा।